Welcome back everyone on English Zone channel and here we are with a new video जिसमें हम बात करेंगे लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनका डिस्कशन आज हम करेंगे अपने इस इंपॉर्टेंट क्लास में। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए स्क्रीन पे है। अ mournful poem, especially a funeral song that laments the dead is called। उसको क्या बोला जाता है आपको आंसर बोलना है, बताना है। जो एक mournful पोयम होती है, शोक गीत होता है, किसी की डेथ पे के लिए एक तरीके का लैमेंट होता है, एक तरीके का फ्यूनरल सॉन्ग होता है। बैलेट, एलेजी, सटायर या ओड, और आप सभी जानते हो एलेजी उसको बोलते हैं। ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। लिसिडास इन मेमोरियम, इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपका है ये कीट्स की डेथ पे लिखा गया है, शैले ने लिखा है। इन मेमोरियम आप सभी जानते हो ये है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, उनके फ्रेंड के मेमोरी पे लिखा गया था, उनकी डेथ पे। लिसिडास भी जो वर्क है ये पोएम है, एलेजी पोएम है, मिल्टन ने लिखा हुआ है अपने फ्रेंड के लिए उनकी डेथ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलेजी पोएम्स हैं, इसके साथ साथ अदर पोएम्स भी हैं बट यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 226 क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अ मैरिज और वेडिंग पोएम इज कॉल्ड। मैरिज पोएम और वेडिंग पोएम्स होती हैं, उनको किस नेम से बुलाया जाता है? इसको बोला जाता है नेप्शल ओड या एलेगरी, एपिग्राम या एपिथेल्मियम। जो मैरिज वेडिंग पोएम्स होती हैं उसको जो हम बोलते हैं वो ऑप्शन डी है, एपिथेल्मियन। एंड एडमंड स्पेंसर इज वेरी फेमस फॉर दीज काइंड्स ऑफ पोएट्री, जो उन्होंने वेडिंग पोएम्स लिखी गई हैं। एपिथेल्मियम के नेम से ही वेडिंग पोएम एक लिखी हुई है। और वेडिंग पोएम या मैरिज जो पोएम्स होती है मैरिज रिलेटेड, जिसमें कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है, उसको हम एपिथेल्मियम बोलते हैं। ओके, वैवाहिक गीत जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। इस यहाँ पे डैश है, इसको फिल करना है। कैथेसिस बोला जाता है, पेरिपिटिया, एपेस्टिल या पोइजीज। रिवर्सल ऑफ अ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो फ्रॉम गुड टू बैड, ये है एक डेफिनेशन जो ट्रेजिक हीरो की होती है कि उसके फॉर्च्यून में अच्छे समय से उसका जो टाइम होता है वो बुरे समय की तरफ जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ अ ट्रेजिक हीरो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो उसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा पेरिपिटिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 227। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 228। A form of poetry which is structured in strophe, antistrophe and epode is called। आपको बताना है कि जो पोएम्स स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड के फॉर्म में लिखी जाती हैं, पोएट्री लिखी जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। आपको उसका आंसर देना है। ओड, एपिक, पेस्टोरल या वर्स पोएम बोली जाती हैं, तो वो पोएम होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ओड पोएम होती है जो कि इस फॉर्म में लिखी जाती है। स्ट्रोफी इसका स्ट्रक्चर होता है, 3 पार्ट्स में स्टैंजा डिवाइडेड होता है। पहला स्ट्रोफी, दूसरा एंटीस्ट्रोफी एंड तीसरा इपोड होता है। ये शॉर्ट लिरिक पोएम्स होती हैं जो कि ओड बोली जाती हैं, और इसको पिंडेरिक ओड बोला जाता है जो कि 3 पार्ट्स में इसका डिवाइडेड होता है। और ये स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, इपोड के नेम से जाने जाते हैं। इपोड में जो होता है एक तरीके का समरी बोली जाती है, वो लास्ट में जो होता है, और कंक्लूजन जिसमें लिया जाता है, इस तरीके की पोएम्स होती हैं। तो 3 तरीके के ओड्स होते हैं, जैसे पहला पेंडेरिक ओड की बात की जिसको हम क्लासिकल ओड भी बोलते हैं, होरेशियन ओड है, और साथ ही साथ इर्रेगुलर ओड। ये 3 टाइप्स हैं जो कि फॉर्म ऑफ ओड्स को बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 229। अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी विद प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। एक पोएम जिसमें स्टोरी होती है, उस पोएम को स्टोरी, उसमें प्लॉट, सेटिंग और कैरेक्टर्स भी होते हैं। लिरिक पोएम बोली जाती है, फ्री वर्ड्स बोली जाती है, नैरेटिव या ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऐसी जो पोएम्स होती हैं वो नैरेटिव पोएट्री होती हैं। जैसे आपकी एपिक पोएम होती है उसको हम नैरेटिव पोएट्री बोलते हैं। मॉक एपिक पोएम्स भी नैरेटिव पोएट्री की कैटेगरी में आती हैं। जो वर्स रोमांसेस होते हैं वो भी हमारे इसी कैटेगरी में काउंट होते हैं। जो वर्स रोमांटिक पोएट्रीज होती हैं उनको हम नैरेटिव पोएट्री में काउंट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो एपिक पोएम की जैसे मैंने बात की, पैराडाइज लॉस्ट है। मॉक एपिक पोएम रेप ऑफ द लॉक है। इसके साथ ही साथ कैंटरबरी टेल्स जो जोफ्री चौसर ने लिखी है, एंड बुक ऑफ द डचेस, ये भी चौसर की पोएम है, जो कि इसी कैटेगरी, नैरेटिव पोएम की कैटेगरी में आती हैं। और
वीनस एंड एडोनिस शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम्स हैं। एंड इसके साथ ही साथ रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी की बात की शेक्सपियर की। ये पोएम्स कुछ हैं जो एग्जाम्पल्स हैं जो कि नैरेटिव पोएट्री में लिखी जाती हैं, जिसमें एक स्टोरी जो होती है उसमें प्लॉट के साथ में वो स्टोरी होती है, उसमें एक स्पेसिफिक लोकेशन उसकी होती है और साथ ही साथ कैरेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है ऐसी पोएट्रीज में। जैसे कि एस.टी. कॉलरिज की बात करते हैं, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, ये भी एक नैरेटिव पोएम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 230, द ओरिजिनेटर एंड नेम ऑफ द डिकंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। जिस नेम एंड ओरिजिनेटर का नेम बताना है, जो डिकंस्ट्रक्शन थियरी है इसके ओरिजिनेटर और नेम मतलब जो इसको नाम दिया है वो कौन है? जैक्स डेरिडा, फ्रेडरिक नीत्जे, मार्टिन हाइडेगर या आपका सिगमंड फ्रॉइड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जैक्स डेरिडा इज द करेक्ट आंसर। डिकंस्ट्रक्शन थियरी की बात करते हैं तो जैक्स डेरिडा उसके ओरिजिनेटर हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, और सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा आप सभी एक बारी इसको। और इसके साथ ही साथ आप अभी तक के जो भी मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यूज टेस्ट जो 1 to 8 अपलोडेड हैं उसको जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा। लिंक आपको इंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। टीजीटी यूपी टीजीटी प्लेलिस्ट पे वो सभी वीडियोस इंक्लूडेड हैं, आप उसको जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन का आंसर आप सभी कर दीजिए। अ पोएम विथ नो मीटर राइम इज कॉल्ड। एक पोएम, ऐसी पोएम्स जो बिना किसी राइम और बिना किसी राइमिंग सीक्वेंस के या मीटर के लिखी जाती है उसको क्या बोला जाता है? लिरिक, फ्री वर्स, सोनेट या ओड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्री वर्स होगा, उसको हम फ्री वर्स बोलते हैं। अगर ब्लैंक वर्स भी ऑप्शन में होगा तो ब्लैंक वर्स ऐसी पोएम्स नहीं होती, क्योंकि ब्लैंक वर्स एक पर्टिकुलर मीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इवन दोनों जो लाइंस होती हैं वो राइम्स नहीं करती हैं ब्लैंक वर्स पोएम में, लेकिन उसमें मीटर होता है, उसमें मीटर का यूज होता है और आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में लिखी जाती हैं। अनस्ट्रेस स्ट्रेस लाइन का सीक्वेंस होता है, सिलेबल्स का सीक्वेंस होता है। बट जो फ्री वर्स पोएम होती हैं और इनमें जो होते हैं इसमें कई किसी तरीके का मीटर, किसी तरीके का राइमिंग स्कीम नहीं होता है, राइम का यूज नहीं किया जाता है और मॉडर्न पोएट्री इसी पे बेस्ड ऑन होती है। द बेस्ट एग्जांपल वी हैव द वेस्टलैंड ऑफ टी.एस. इलियट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 232, who quoted these lines about tragedy? The plot then is the first principle of the tragedy and the character holds the second place. Plato, Aristotle, Longinus या आपका है शेक्सपियर। और the important question जो है इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, एरिस्टोटल की ये डेफिनेशन है जो कि ट्रेजेडी से रिलेटेड इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी है और उसमें बहुत बारे में इस सब चीजों के बारे में बात करी हुई है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है किसी भी ट्रेजेडी के लिए वो क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट होता है, एक स्टोरी लाइन होती है जो कि स्टार्टिंग से जो इसमें इंसिडेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, कैरेक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्लॉट, कि उसका मिडिल क्या है, स्टार्टिंग क्या है, मिडिल क्या है और एंड क्या है। ये प्लॉट इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि इसमें 3 पार्ट्स जरूर होने चाहिए। इसके बाद कैरेक्टर का नंबर आता है कि कैरेक्टर दूसरी प्लेस पे होता है। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन अबाउट ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 232 के बाद 230 यहाँ पे 32 के बाद 33 का जगह पे 34 आ गए हैं। मोरालिटी प्ले वर रिटन ड्यूरिंग द टाइम। ऑब्वियसली वी हैव द मोरालिटी प्लेज जिसमें हम एवरी मैन की बात करते हैं, एक मोरालिटी प्ले है। और ये जो टाइम था कि मोरालिटी प्लेज जो लिखे जाते थे, मेडिवल ड्रामा की हम बात करते थे, रिवाइवल ऑफ द ड्रामा जिसमें है इस टाइम ड्यूरेशन पे मेडिवल ड्रामा में मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस और मोरालिटी प्लेस का अबाउंडेंस था, उस टाइम पे लिखे जाते थे मेडिवल टाइम पे, मिडिल एज में, जो कि चौसर का टाइम ड्यूरेशन था। और जो उस टाइम पे प्लेस लिखे गए थे वो किस सेंचुरी में लिखे गए थे? वो 15th एंड 16th सेंचुरी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट होगा और इसीलिए ए करेक्ट पे, ए ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पेंट्स अ पिक्चर विद वर्ड्स यूजिंग लिटरेरी डिवाइसेस इज ऑफन, it often has a musical quality and expresses personal emotional thoughts। आपको बताना है कि पेंट्स जो पिक्चर्स पेंट किए जाते हैं वर्ड्स के थ्रू किए जाते हैं, वो एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें पिक्चर्स वर्ड्स के थ्रू पेंट किए जाते हैं और म्यूजिकल क्वालिटी होती है ऐसी लिटरेरी डिवाइस में, और पर्सनल इमोशंस एंड थॉट्स एक्सप्रेस किए जाते हैं उस लिटरेरी डिवाइस में। आपको उसका नेम बताना है। नैरेटिव होती है पोएम्स, बैलेड होती हैं, लिरिक होती है, एक्रोस्टिक होती है। तो आप सभी जानते हो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, लिरिक पोएम्स होती हैं वो। रोमांटिक एज का जो टाइम ड्यूरेशन था
उस टाइम ड्यूरेशन में इस तरीके के पोएम्स जो थी, लिरिकल पोएम्स बहुत लिखी गई हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है, अगर हम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं, कॉलरिज की बात करते हैं, और यहाँ पे आपका जो सादी है उनकी बात करते हैं, तो इस तरीके के बैरॉन की बात करते हैं। ऐसे पोएट्स हैं जिन्होंने रोमांटिक एज में लिरिक पोएट्रीज बहुत लिखी हैं। लिरिक पोएट्री में आपके सामने पोएट जो होता है वो आपको एक विजुअल पिक्चराइजेशन देता है, विजुअलाइजेशन देता है किसके वर्ड्स के थ्रू, और उसमें म्यूजिकल क्वालिटीज भी देखते हो। साथ ही साथ लिरिकल पोएट्रीज ऐसी होती है जो पर्सनल पोएट्रीज होती हैं, पर्सनल इमोशंस और थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को पोएट वर्ड्स के थ्रू आप सभी के सामने प्रेजेंट करता है, एक पिक्चराइजेशन देता है अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस का, जो कि पोएम लवर्स होते हैं उनको। तो ऐसी पोएट्री जो होती हैं उनको हम लिरिक पोएट्री बोलते हैं, लिरिकल पोएट्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 236, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द पोएट्री मीटर एंड फॉर्म इज कॉल्ड? मीटर एंड फॉर्म की जिस पोएट्री के मीटर एंड फॉर्म का जो स्टडी होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रोसोडी, फोटोलॉजी, रिमिटोलॉजी या आपका स्कैंसन? ये आपका है ऑप्शन ए, उसको हम प्रोसोडी बोलते हैं। ऑप्शन ए पे हम करेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 237, द टर्म न्यू रोमांटिसिज्म कैन बी एसोसिएटेड विद W.H. Auden, एजरा पाउंड, इलियट या डेलन थॉमस? ऑप्शन डी इज द आंसर, डेलन थॉमस, जिनसे हम न्यू रोमांटिसिज्म का जो एक एसोसिएशन है इसको हम कनेक्ट करते हैं डेलन थॉमस से। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 238 क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ओकेजनल पोएम? ओकेजनल पोएम्स क्या होती हैं, आपको इसका आंसर देना है। अ पोएम रिटन एट रैंडम, अ पोएम रिटन इन द मेमोरी ऑफ डेड, अ पोएम रिटन टू एडॉर्न और memories a specific occasion, या a poem written to commemorate a victory? ऑप्शन सी इज द आंसर, क्योंकि जो पोएम्स किसी इवेंट को, स्पेसिफिक इवेंट को, ओकेजन को मेमोराइज की जाती है, उसको एड ऑन किया जाता है, जिस पोएम्स में उसको एक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है पोइट्री के माध्यम से, वर्ड्स पोएम के माध्यम से, पोइटिक लाइंस के माध्यम से, तो उसको हम ओकेजनल पोएम्स बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 239, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज अ मोनोडी? मोनोडी किस तरीके की पोएम्स होती हैं? और ये बहुत बारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। अ पोएम ऑफ वेलकम, a poem of sorrow, a poem of about nature, and a poem of marriage. Especially this is called a poem related to sorrow. मोनोडी ऐसे एलेजी पोएम्स होती हैं उसको बोलते हैं हम, तो यहाँ पे हम पोएम ऑफ सॉरो बोल सकते हैं उसको। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 240 क्वेश्चन को देखते हैं। अ टाइप ऑफ इंसिडेंट डिवाइस और फॉर्मूला विच रिकर्स frequently in literature is called is known as, जो टाइप ऑफ इंसिडेंट्स होता है, डिवाइसेस, फॉर्मूला विच रिकर्स फ्रिक्वेंटली इन लिटरेचर, उसको हम क्या कहते हैं? मोटिव, थीम, रिफ्रेन या रिपीटेशन। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उसको हम मोटिव बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 240 ऑफ द मॉक टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट नंबर 9। 241 क्वेश्चन है, अ शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग इज कॉल्ड एडेक्स, प्रोवर्ब, एफोरिज्म या आपका नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा है ऑप्शन सी, एफोरिज्म बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जल्दी थोड़ा सा आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ, उसके जल्दी से आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हो, आप बार बार इसको रिवाइज कर रहे हो, तो एक तरीके से का रिवीजन है आपकी इसमें, इस सेशन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट। और ऐसे कुछ और ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके आएंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे अपने इस सीरीज में। तो शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग्स जो होती हैं वो एफोरिज्म होती हैं। एफोरिस्टिक स्टाइल बोला जाता है, जो इस तरीके की लाइंस में अपने जो वर्क होते हैं, लिखा करते हैं, उसको एफोरिस्टिक स्टाइल बोलते हैं। और बेकन इज द फाइन एग्जांपल वी हैव, जिनकी राइटिंग स्टाइल को इंस्ट्रक्टिव बोला जाता है, इंस्ट्रक्टिव सेइंग्स का। और शॉर्ट पिथी जो एक डीप मीनिंगफुल सेइंग्स का, इंस्ट्रक्टिव लाइंस का अपने वर्क में यूज करते हैं, उसको हम एफोरिस्टिक स्टाइल रिलेटेड राइटर बोलते हैं। और फ्रांसिस बेकन वी हैव द फाइन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 242, whom uses the term negative capability? जेम्स, कीट्स, शेक्सपियर या टी रैमर? ऑप्शन बी इज द आंसर, कीट्स ने, जॉन कीट्स ने यूज करा हुआ है इस टर्म को, निगेटिव कैपेबिलिटी।
Next number question 243. The term used for the use of an old and obsolete word, idiom or form is called. जो term किसी बहुत पुरानी word या idiom या form को यूज करने के लिए जाना जाता है उसको क्या बोलते हैं? archaism, abbreviation या एब्ल्यूशन या एनार्किज्म. तो उसको हम ऑप्शन ए archaism बोलते हैं. आर्कियोलॉजी जिसको बोला जाता है, आर्कियोलॉजी से ये है वर्ड मिलता है. आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे बहुत पुरानी, बहुत रिमोट पास्ट टाइम की चीजें रखी जाती हैं जो कि किसी यूज की नहीं होती हैं, बट एक उसको हिस्टोरिकल वैल्यू उसकी होती है. और पहले का टाइम क्या था, ये सब चीजों के लिए, उस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए उस चीज को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में रखा जाता है. एंड दैट्स व्हाई आर्किज्म इज द वर्ड जो कि यूज होता है किसी ओल्ड एब्सोल्यूट या वर्ड इडियम को या फॉर्म को जानने के लिए या उसको बोलने के लिए. ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 244. Surrealism was a moment in art and literature which originated in. Surrealism जो एक मोमेंट था आर्ट और लिटरेचर में, उसको कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है? इंग्लैंड, इटाली, फ्रेंच एंड जर्मनी. ऑप्शन सी इज द आंसर, दैट इज द फ्रेंच. ऑप्शन सी को हम करेक्ट चेक करेंगे. अगले क्वेश्चन 245 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दिस सेकेंडरी एपिक इज नोन एज. सेकेंडरी एपिक जो होती है उसको किस नेम से जाना जाता है? लेजेंडरी एपिक, नॉवेल, बैलेड या फिल्मी एपिक. तो उसको हम लेजेंडरी एपिक के नेम से जानते हैं जो सेकेंडरी एपिक्स हैं. जैसे पैराडाइज लॉस्ट इज नोन एज द secondary epic. Next number question 246. The term used for short performances, often facial, usually sandwiched between the acts of a long play is called. Short performances जो होती हैं एक तरीके का facial comedic इसमें यूज होता है उस तरीके के शॉर्ट परफॉर्मेंसेस में. और वो कहाँ पे यूज होते हैं? किसी लॉन्ग प्ले के किसी एक्ट के बीच में, ऐसे जब शॉर्ट फेशियल एक रिलैक्सिंग, एक लाफिंग स्टोरी लाइन को या शॉर्ट परफॉर्मेंस को यूज करा जाता है तो उसको जो बोला जाता है वन एक्ट प्ले, पोएटिक जस्टिस, कॉमिक रिलीफ या इंटरल्यूड, उसको हम बोलते हैं कॉमिक रिलीफ. ओके, यहाँ पे ऑप्शन प्लेज में क्योंकि यूज हो रहा है तो यहाँ पे हम इंटरल्यूड नहीं बोलेंगे, ऑप्शन सी होगा, उसको हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं. इंटरल्यूड्स जो होते हैं वो नॉवेल्स में होते हैं, ठीक है, ये नॉवेल्स के लिए होता है. और कॉमिक रिलीफ जो होता है वो ड्रामा या प्लेज के लिए होता है. ठीक, कोई सीरियस ड्रामा होता है, ट्रेजिक प्ले होता है और बहुत ट्रेजिक स्टोरी लाइन चल रही होती है, बट कुछ ना कुछ ऐसे मस्खरा टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं, क्लोन होते हैं और फेशियल कॉमिक सीक्वेंसेस का यूज होता है किसी उस तरीके के प्लेज में, एक्ट्स के बीच में, तो उसको हम वहां पे कॉमिक रिलीफ बोलते हैं. और ऐसा ही जो होता है वो नॉवेल्स में होता है, जब नॉवेल बहुत लंबी होती है और वो किसी पार्ट्स में होते हैं, तो एक नॉवेल में 2-3 सीरीज चलती है उसकी, और उसके बीच में हम इंटरल्यूड्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे. नंबर 247 we have on the screen. A dance song by a strolling singer or a band of singers to the accompaniment of harp or fiddle is known as. इस तरीके के सॉन्ग्स को क्या बोला जाता है? आप इसका आंसर करिए. जो कि किसी हार्प या जो फिडल होती है उसकी अकम्पनीमेंट में उसके साथ में गाया जाता है, उसको बैलेड, ओड, एडल या लिरिक बोलते हैं. ऑप्शन ए इज द आंसर. उसको जो बोला जाता है वो बैलेड बोला जाता है. बैलेड सॉन्ग्स होती हैं जिस तरीके से आपका यहाँ पे है ला बेली डैम्स एंड मर्सी, दिस इज ऑल्सो अ बैलेड सॉन्ग. तो इस तरीके के वर्क को, ये पुराने टाइम में ऐसे सॉन्ग्स हुआ करते थे जो कि अकम्पनीमेंट में गाए जाते थे, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स हुआ करते थे. और हार्प और फिडल एक तरीके का यंत्र था जो कि सिंगर्स जो होते थे उनको लेकर के उसको गाया करते थे, तो वो हम उसको बैलेड सॉन्ग्स बोलते हैं. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 248. A poem developed by the letters of the word or name which are used to begin with the first of the each of the poem is known. First word of each line in the poem is called limerick, ballad, acrostic या lyric. poems होती हैं उसको हम बोलते हैं acrostic poems. limerick में 5 lines होती हैं और acrostic जो poems होती हैं वो जो पोएम्स लिखी जाती हैं एक्रोस्टिक पोएम्स, उसका जितनी भी लाइंस होती हैं उस लाइन के पहले वर्ड को आप पिक करोगे और वो पहला वर्ड ईच लाइन का जो होता है सब
सभी लाइन के पहले वर्ड्स को मिला करके, पहले वर्ड को ले करके उसको सीक्वेंस में रखने पे एक नया वर्ड क्रिएट होता है, उसको हम एक्रोस्टिक पोयम बोलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 249 क्वेश्चन स्क्रीन पे है, यहाँ पे डैश है आपका, इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स थ्रू स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स पर्टिकुलरली इन वर्स फॉर्म इज कॉल्ड मीटर, रिदम, राइम या एलिट्रेशन। ये लॉन्ग शॉर्ट पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का इनका पर्टिकुलर फॉर्म होता है, वर्स फॉर्म होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं मीटर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर, क्वाड्रेंट, यहाँ पे सेस्टेट, ये तरीके की पोएम्स होती हैं जो कि वर्ड्स फॉर्म्स होते हैं और उसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लाइंस का यूज होता है। एक आपका अनस्ट्रेस लाइन होगा, फिर एक स्ट्रेस लाइन या एक अनस्ट्रेस लाइन, एक स्ट्रेस, एक या तो स्ट्रेस लाइन होती है, सिलेबल होता है, या तो अनस्ट्रेस सिलेबल्स होता है। इस तरीके से सीक्वेंस बनता है। 250 क्वेश्चन है, व्हाट आई मीन बाय सेनेक्डोकी। सेनेक्डोकी का मतलब क्या होता है? अ पार्ट ऑफ समथिंग यूज्ड टू सिग्निफाई द होल, अ पार्ट whole of the something used to signify a part, a human object endowed with the human feelings, a term in the pronunciation। तो ये है ऑप्शन ए, a part of something used to signify the whole, इसको हम सेनेक्डोकी बोलते हैं। ये हमारा एक तरीके का लिटरेरी जो हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं वो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी a part of something used to signify the whole, किसी चीज को पूरा डिस्क्राइब करने के लिए उसके एक पार्ट को यूज करा जाता है। जैसे क्राउन हो गया, क्राउन ऑफ इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहां पे हम किंग की बात करते हैं या क्वीन की बात करते हैं, जो रूलिंग पीपल होते हैं उनकी बात करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज होते हैं जिनको हम सेनेक्डोकी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन 251, कर्टेल सोनेट्स किसे बोला जाता है? ये क्वेश्चन है। कर्टेल सोनेट इज, फिर डैश है आपका, 14 लाइन्स पोएम, 10 एंड हाफ लाइन पोएम, 13 लाइन पोएम या 18 एंड हाफ लाइन पोएम। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, बी मेंशन कर लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा। 10 एंड हाफ लाइन का जो पोएम्स होती हैं तो उसको हम कर्टेल सोनेट बोलते हैं। यूजुअली जो होता है ये 11 लाइन्स की बोली जाती है पोएम्स, बट उसमें जो होता है वो 10 एंड हाफ लाइन में वो लिखी जाती है और वो सोनेट्स होते हैं तो उसको कर्टेल सोनेट बोलते हैं। जीएम हॉपकिंस ने इस तरीके कर्टेल सोनेट को इन्वेंट किया है, इस फॉर्म को इन्वेंट किया है जीएम हॉपकिंस ने। तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये देख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा, अगर कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपके कि किसने इसको किया हुआ है, इन्वेंट किसने किया, हु इन्वेंटेड दिस काइंड ऑफ सोनेट, कर्टेल सोनेट जिसको बोलते हैं, तो वो आपका होगा जीएम हॉपकिंस। अ फोनेम इज अ टेक्निक टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, साउंड पैटर्न या लेक्सिकल आइटम है या आपका सिंगल साउंड यूनिट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि फोनेम जो होते हैं वो सिंगल साउंड यूनिट हो देते हैं। जैसे आपका ये साउंड यूनिट है, साउंड के बारे में बात हो रही है, जब साउंड से रिलेटेड स्टडी होती है तो उसपे एक आपका ये वो आता है फोनेम, जिसमें सिंगल साउंड्स के बारे में बात होती है। तो ये हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, द लेक इजल ऑफ इनिस्फ्री बाय W.B. Yeats इज अ पोएम। लिरिक पोएम है, बैलेड है, सोनेट है या ओड है? तो ये जो पोएम है ये हमारा लिरिक पोएम है, W.B. Yeats ने लिखा हुआ है, मॉडर्न पोएम है, लेक इजल ऑफ इनिस्फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिजी usually gives expression to a feeling of joy, sense of loss, feeling of victory या sense of defeat। तो ये देता है, जो एलेजी पोएम्स होती हैं वो सेंस ऑफ लॉस के बारे में बताती हैं, सेंस ऑफ लॉस ऑफ सम नियर एंड डियर वन ऑफ पोएट और हु इज राइटिंग पोएट्री रिलेटेड टू देयर, उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम जो टिक करेंगे वो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नंबर 55 क्वेश्चन 255, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एड्रेस इधर टू एन एब्सेंट पर्सन और टू एन एब्स्ट्रैक्ट और इनएनिमेट एंटिटी इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी, ईपोड, ओड या हाइपरबोली? तो ये हमारा है फिगर ऑफ स्पीच, इसको हम एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। किसी डेड या एब्सेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंटिटीज होती हैं, उनको एड्रेस किया जाता है और एपोस्ट्रोफी मार्क जो ये मार्क होगा वो वहां पे जरूर लगा रहेगा इस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच में। तो वहां पे हम एपोस्ट्रोफी को टिक करेंगे और इसका जो डेफिनेशन है दैट इज एपोस्ट्रोफी।
और इसके साथ साथ फ्रेंड्स सेशन को शेयर कर दीजिए आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो अभी तक के जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं वो 255 तक के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं अपने मॉक टेस्ट 9 तक। मॉक टेस्ट 10 में हम स्टार्ट करेंगे 256 क्वेश्चन से। अ फिक्शनल प्रोज टेल ऑफ नो स्पेसिफाइड लेंथ बट टू शॉर्ट टू बी पब्लिश्ड एज अ वॉल्यूम इज कॉल्ड ड्रामा, नॉवेल्स, नॉवेलाज या शॉर्ट स्टोरी। एक फिक्शनल प्रोज की स्टोरी होती है, टेल होता है जिसमें एक स्पेसिफाइड कोई लेंथ नहीं होती है और ये बहुत इतनी शॉर्ट होती है कि इसको पब्लिश नहीं किया जा सकता वॉल्यूम के फॉर्म में, जैसे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में नॉवेल्स जो होती हैं वो पब्लिश होती है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा फॉर्म होता है, वो कौन सा फिक्शनल प्रोज है। एंड ऑप्शन डी इज कॉल्ड द answer of the question number 256. 257 we have the question, a poetic form in which a person is speaking to himself or to an imaginary listener dramatically to reveal specific intention of his actions. आपको बताना है यहाँ पे, देखिए पोइटिक फॉर्म का मेंशन करा गया है, तो वो कौन सा ऐसा पोइटिक फॉर्म होता है, मीन्स पोइट्री रिलेटेड को कौन सा वो ऐसा फॉर्म है जो कि एक पर्सन अपने आप से बात करता है या किसी इमेजिनरी लिसनर से बात करता है और उस पे अपने इंटेंशंस के बारे में वो ड्रामेटिकली उस चीज को स्पेसिफिक इंटेंशंस जो एक्शंस उसके होने वाले हैं उसके बारे में वो रिवील करता है। अपने आप से बात करते हुए या किसी फिक्शनल कैरेक्टर से बात करते हुए, इमेजिनरी कैरेक्टर से बात करते हुए। तो ऐसी पोइटिक फॉर्म को क्या बोलते हैं? नैरेटिव पोइट्री बोलते हैं, फ्री वर्ड्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग या परफॉर्मेंस पोइटिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हम ड्रामेटिक मोनोलॉग को आंसर करेंगे। और ड्रामेटिक मोनोलॉग के सबसे बड़े, सबसे ग्रेट पोएट जिनके बारे में हम बात करते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, ग्रेट विक्टोरियन पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग रिलेटेड पोएट्री को लिखा करते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 258 वी हैव, जॉन डन बिलोंग्स टू दी मेटाफिजिकल, रोमांटिक, कवेलियर या आपका है मॉडर्निस्ट पोइट्री। तो किन पोइट्री या किस एज से बिलोंग करते थे जॉन डन, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए इज द आंसर। वी ऑल नो द ग्रेट पोएट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, दैट इज जॉन डन। इससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोडेड है, जॉन डन से रिलेटेड उनकी बायोग्राफी, उनके वर्क्स को डिस्कस करा है। साथ ही साथ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से अभी मैंने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसको मैंने इस पे अपलोड करा है इस चैनल पे। तो ये सब आप वॉच आउट कर लीजिएगा, थोड़ा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री और क्यों जॉन डन इस स्कूल ऑफ पोइट्री से कैसे बिलोंग करते थे, वो सब उसमें स्पेसिफिकली मेंशन हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ 258 क्वेश्चन। 259 we have on the screen, which 19th century reformist movement influenced Hopkins? होपकिंस, जीएम होपकिंस की बात हो रही है यहाँ पे। आपको बताना है कि कौन सा 19th सेंचुरी का जो मूवमेंट था, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, वो जीएम होपकिंस को इंस्पायर किया या इन्फ्लुएंस किया है। ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से भी रिलेटेड वीडियो क्लास हमारी इस चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको भी वॉच आउट कर लीजिएगा यहाँ पे इस चैनल पे इंग्लिश जोन पे, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड वीडियो है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 216 क्वेश्चन 260 है यहाँ पे, 260। द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज टू डू विथ न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, रेस्टोरेशन एज या है आपका नन ऑफ दीज। रिटर्न टू नेचर का मतलब हुआ है प्रकृति की तरफ लौटो। ये जो एक मूवमेंट था ये किससे बिलोंग करता है, किससे इसका बिलोंगिंगनेस है या किससे इसका डायरेक्ट रेफरेंस लिया जाता है। न्यू क्लासिकल एज की बात की हमने, रेस्टोरेशन या रोमांटिक या आपका है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रोमांटिक एज के पोएट्स, रोमांटिक एज के जो एक सिनेरियो था लिटरेचर लिखने का, दैट इज रिलेटेड टू रिटर्न टू नेचर। मींस इससे पहले जो अभी तक के लिटरेचर लिखे गए थे आप इंग्लिश लिटरेचर में, या जो एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर लिखा गया है वो न्यू क्लासिकल एज में प्रोज एंड रीजन से रिलेटेड था और वहां पे रीजन was the main thing and specifically जो एसेज या प्रोज वर्क्स लिखे गए थे। बट रोमांटिक एरा में लोग प्रकृति की तरफ लौटे और उस तरीके से नेचुरल चीजों को ब्यूटीफाई करते हुए, नेचुरल जो ब्यूटी है उसको एग्जैगरेट करते हुए, उसको एक तरीके से अपनी पोइट्री में जिस तरीके से दिया है प्लेस या जिस तरीके से उसको यूज करा हुआ है नेचर रिलेटेड थिंग्स को, दैट इज कमेंडेबल। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पोएट्स हैं वो वर्ड्सवर्थ हैं, शेले, कीट्स,
कॉलरिज, ये इंपॉर्टेंट पोएट्स इस एरा से बिलोंग करते हैं जो कि रोमांटिक एरा है, और रिटर्न टू नेचर जो है वो रोमांटिक एज से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद, आपको बताना है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की बात हो रही है यहाँ पे, ये एक फ्रेज है, एक टर्म है, आपको बताना है ये किससे एसोसिएट करता है, बिरॉन, कीट्स, कॉलरिज या वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कॉलरिज इज द ऑप्शन, एसटी कॉलरिज की बात हो रही है और एसटी कॉलरिज हमारे करेक्ट आंसर है। नंबर 62 की तरफ चलते हैं, 262 क्वेश्चन है, एंड अलेक्जेंड्रिन इज द लास्ट लाइन ऑफ द, अलेक्जेंड्रिन जो है वो किसकी लास्ट लाइन है आपको बताना है, ओटावा रिमा, स्पेंसेरियन स्टैंजा, या है आपका यहाँ पे राइम रॉयल टर्जा रिमा। अलेक्जेंड्रिन को थोड़ा सा आप मुझे डिफाइन करिएगा जरूर यहाँ पे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या है ये टर्म, क्या है, किससे बिलोंग करता है। तो ये जो बिलोंग करता है फ्रेंड्स, ये है स्पेंसेरियन स्टैंजा से बिलोंग करता है। स्पेंसेरियन स्टैंजा में 9 लाइन्स होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा, और जो लास्ट लाइन होती है मींस 9th लाइन जिसको बोलते हैं, लास्ट लाइन जो होती है वो अलेक्जेंड्रिन फॉर्म में लिखी जाती है, जिसमें 12 सिलेबल्स होते हैं, 6 स्ट्रेस 6 अनस्ट्रेस। और ओवरऑल जो स्पेंसेरियन स्टैंजा का अगर हम राइमिंग पैटर्न की बात करते हैं, स्कीम की बात करते हैं, राइमिंग ए बी बी सी और सी, ये देखिए 2 लाइन्स 2 लाइन्स 2 लाइन्स 2 लाइन्स, और ये आपका जो होता है ये 9th लाइन होती है जो कि हेक्सामीटर में होती है, और ये हमारा जो बोला जाता है इसको हम बोलते हैं अलेक्जेंड्रिन, जिसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, टर्जा रेमा इज कंसिस्ट इज अ स्टैंजा ऑफ, टर्जा रेमा की बात हो रही है कि आपको बताना है टर्जा रेमा में कितनी लाइंस होती हैं, कितनी लाइंस का एक स्टैंजा होता है। इसका आंसर देना है 4 लाइंस, 5 लाइंस, 3 लाइंस या 2 लाइंस का। और टर्जा रेमा की अगर हम बात करते हैं तो जो इसका जो स्कीम होता है, ये लाइनिंग जो होती है वो हमारी 3 लाइंस की होती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 3 लाइंस का एक इसमें स्टैंजा होगा जो कि इसमें लिखा जाता है, जो टर्जा राइमा की पोएटिक्स जो लिखी जाती है वो 3 लाइन एक स्टैंजा में होगा। या तो इसका राइमिंग स्कीम की जो बात करते हैं वो ये हो सकता है ए बी ए, या बी सी बी, या आपका है डी ई डी। ठीक है, मीन्स 3 लाइन जो होती हैं वो 3 लाइन्स होती हैं इस तरीके के स्टैंजा में, राइम्स तर्जा राइमा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कैथारसिस, नंबर क्वेश्चन है जो हमारा 264 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कैथारसिस क्या होता है। इट इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, इट इज रिलेटेड टू कॉमेडी, इज इट रिलेटेड टू सोनेटियर, या आपका है इट इज रिलेटेड टू फेयर्स। तो किससे रिलेट करता है, किससे बिलोंग करता है, आपको आंसर देना है इसका। नंबर 1, 2, 3 में से कैथारसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रेजेडी से बिलोंग करता है, एरिस्टोटल ने ये टर्म दिया है, एरिस्टोटल का टर्म है। और अगर हम कैथारसिस को डिफाइन करते हैं, ये हमारा जो होता है ये आपका है रिलेटेड टू प्रॉपर पुर्गेशन ऑफ द पिटी एंड फियर, फीलिंग से रिलेट करता है ये हमारा जो कैथारसिस जो टर्म है। इंग्लिश लिटरेचर में प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस इसको हम बोलते हैं, एक्सट्रीम इमोशंस का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो उसको हम कैथारसिस बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 265 को देखते हैं, व्हाट इज कोरस, कोरस क्या होता है आपको इसका आंसर बताना है। और ये स्पेशली जो होता है ये ड्रामा से रिलेट करता है, ड्रामा से रिलेट करता है कोरस। इज इट अ ब्रांड ऑफ राइटिंग इंक्स, इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स ऑफ ड्रामा, इन ड्रामा इज अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, या ग्रुप ऑफ डीजे डांसर्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दे दिया था, एक क्लू दे दिया था कि ये ड्रामा से रिलेट करता है। तो कोरस जो होता है वो ग्रुप ऑफ सिंगर्स का होता है जो कि ड्रामा से बिलोंग करते हैं, प्ले से बिलोंग करते हैं। कोरस जो होता है एक तरीके का आपको ड्रामा में वो गीत के माध्यम से स्टोरी को बताता है, या जो ऐसी इंटेंस जो सिचुएशन होती है या जो इंसिडेंट होता है उस चीज को, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, उस चीज को कोरस अपने सॉन्ग के ग्रुप ऑफ सिंगर्स जो होता है उनके सॉन्ग के थ्रू वो चीजें बताई जाती हैं ड्रामा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 266 क्वेश्चन है, अ शॉर्ट पिटी इंस्ट्रक्टिव सेइंग इज कॉल्ड, अ शॉर्ट पिटी इंस्ट्रक्टिव जो सेइंग्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एट एफोरिज्म, प्रोवर्ब्स, या नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इज द आंसर। एफोरिज्म या एफोरिस्टिक स्टाइल को बोला जाता है, जो शॉर्ट पिटी इंस्ट्रक्टिव किसी तरीके से निर्देशात्मक जो सेइंग्स होती हैं उसको हम बोलते हैं इसी से।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे 267। द टर्म प्रॉब्लम प्ले वाज कॉइन्ड बाय, प्रॉब्लम प्ले का जो टर्म है वो किसने कॉइन किया हुआ है? जीबी शॉ, सिडनी वेब, जे गॉल्सवर्दी या सिडनी ग्रॉन्डी? तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। इवन हम अगर बात करते हैं तो जॉन गाल्सवर्दी इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट और रिलेटेड टू प्रॉब्लम प्लेस, जिन्होंने 20th सेंचुरी में प्रॉब्लम प्ले से रिलेटेड अपने जो ड्रामाज लिखे हैं उसमें अपने करंट सिचुएशंस के बारे में या करंट जो प्रॉब्लम प्ले है रिलेटेड टू लॉ, जस्टिस, रिलेटेड टू पॉवर्टी, रिलेटेड टू क्रिमिनल जस्टिस, एवरीथिंग जो वहां पे प्रिवेल्ड है, करप्शन या प्रिवेल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की, उसके बारे में अपने प्लेज में बात की है। गॉल्सवर्दी हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, जेबी सॉमन ने भी बात की है, बट जो टर्म इसको जिसने क्वाइन किया हुआ है प्रॉब्लम प्ले, दैट इज सिडनी ग्रॉन्डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 268। फुल फैंथम 5 दाई फादर लाइज इलस्ट्रेट्स राइम, इंटरनल लाइम, एलिट्रेशन, एजोनेंस? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट होगा। एलिट्रेशन की बात हो रही है फुल फैंथम 5, जहाँ पे किसी एक सिलेबल का या किसी एक वर्ड का रिपीटिशन होता है बार बार, तो वहां पे हम एलिट्रेशन बोलेंगे। और यहाँ पे एफ एफ वर्ड का हो रहा है, तो ये फुल फैंथम 5 दाई फादर लाइज, ये लाइन जो है ये टेम्पस से ली गई है, टेम्पस प्ले शेक्सपियर का, उससे लिया गया है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 269 क्वेश्चन। द न्यू क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय, न्यू क्रिटिसिज्म जो बुक है अगर हम उसकी बात करते हैं वो किसने लिखा हुआ है? लेविस, एलन टेट, या आपका एमसन, या आपका है जे सी रैनसम? एंड दिस इज द बुक रिटन बाय ऑप्शन डी जे सी रैनसम, ये करेक्ट आंसर है। अगर इस बुक की बात करते हैं तो ये जो न्यू क्रिटिसिज्म, द न्यू क्रिटिसिज्म बुक है, ये 1941 में पब्लिश हुई है। जॉन क्रो रैनसम इज द फुल नेम ऑफ जेसी रैनसम, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये 20th सेंचुरी में लिखी गई अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म से जो रिलेटेड बुक है, द न्यू क्रिटिसिज्म, इसके बारे में बात की है जेसी रैनसम ने, जॉन क्रो रैनसम। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे 270। अ करेक्शन बाय amending a correction resulting from critical editing is called emendation, improvement, recommendation या none of these? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, emendation। ये आपका क्रिटिकल जो क्वेश्चन है या क्रिटिसिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन को हमने यहाँ पे पिक किया हुआ है और इसी से बिलोंग करता है। करेक्शन बाय amending a correction resulting from critical editing is called। 271 क्वेश्चन। बाय ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इलियट्स मीन, टीएस इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की थियरी दी है, आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट पोएट्स, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स दैट इवोक एन इमोशंस, कॉन्क्रीट इमोशंस एंड थॉट्स, वर्ड्स टू नेम फीलिंग एंड ऑब्जेक्ट्स। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स दैट इवोक एन इमोशंस, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेट। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो आपके से कोरिलेट करता है, किसी इंसिडेंट से कोरिलेट करता है और किसी चीज की वो आपको याद दिलाता है, किसी ऐसी इंसिडेंट या इवेंट्स की याद दिलाता है, तो वहां और उससे आपका इमोशन जो होता है वो इवोक होता है उस ऑब्जेक्ट को देख करके, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट। 272 क्वेश्चन को देखते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश्ड इन विच पीरियड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में रिपीटेड भी है, तो यहाँ पे रिवाइज किया जा रहा है, हम क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रेस्टोरेशन ए से बिलोंग करता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ऑप्शन हमारा जो है वो ए करेक्ट है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात हो रही है कि यहाँ पे जो सोसाइटी है, अपर मिडिल क्लास सोसाइटी के जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है, उनके मैनर्स को उपहास करते हुए, उस पर एक तरीके सा का सटायर करते हुए, लाफ्टर क्रिएट करते हुए जो वर्क्स लिखे जाते हैं, जो ड्रामा लिखे जाते हैं, उस वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स की कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो रेस्टोरेशन पीरियड वाज द एज जब ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश्ड हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 273। अ सॉन्ग एंड हिम ऑफ मॉर्निंग composed performed as to a dead person is called elegy, ballad, dirge या आपका लिरिक है, तो यहाँ पे आपका डर्ज है, डर्ज इज ऑल्सो कॉल्ड एलेजी। यहाँ पे देखिए परफॉर्म्ड होता है, कंपोज परफॉर्म्ड एज अ डेड पर्सन कॉल्ड डर्ज। नेक्स्ट नंबर 274। अ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड प्रोलॉग, एपिग्राफ, एपिलॉग या आपका कोट्स है, तो उसको हम बोलते हैं एपिग्राफ। ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर। अ कोटेशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग, किसी राइटिंग के बिगिनिंग में जो
कोटेशन होता है उसको हम एपिग्राफ बोलते हैं. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 275. इट इज अ कॉमेडी इन विच एक्शन इज मोर साइलेंट देन कैरेक्टराइजेशन. इट इज कॉल्ड मेलोड्रामा, क्लोजेट प्ले, इंटरल्यूड या मिस्ट्री प्ले. कॉमेडी जिसमें एक्शन जो होता है साइलेंट होता है देन कैरेक्टराइजेशन, उसको बोला जाता है ऑप्शन ए मेलोड्रामा. कैरेक्टराइजेशन से कहीं ज्यादा बढ़ के जो होता है वो इंपॉर्टेंट फीचर एक्शन होता है इस तरीके की कॉमेडी में, और एक्शन उसको हम मेलोड्रामा बोलते हैं. और जॉन वेबस्टर के ने मेलोड्रामास लिखे हुए हैं, जैसे डचेस ऑफ मॉल्फी है एंड द वाइट डेविल. तो ये इनका इंपॉर्टेंट प्ले है जो कि मेलोड्रामा से बिलोंग करता है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. 276 क्वेश्चन. अ कॉम्पोजिशन दैट इमिटेट्स समबडीज स्टाइल इन अ ह्यूमरस वे इज कॉल्ड. कॉम्पोजिशन जो किसी की स्टाइल को ह्यूमरस वे में इमिटेट करते हुए लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक, पैरोडी, मेलोडी या लॉफिंग स्टॉक. दैट इज ऑप्शन बी. पैरोडी उसको बोला जाता है. और पैरोडी जो लिखा है उसके हम बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे जोसेफ एंड्रयूज, ये लिखा है हेनरी फील्डिंग ने. किसकी पैरोडी है ये? पामेला की. ठीक है, पामेला बाय रिचर्डसन. तो पामेला जो यहाँ पे नॉवेल था उसको पैरोडी करते हुए जोसेफ एंड्रयूज नॉवेल लिखा है हेनरी फील्डिंग ने. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 277. अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन इज कॉल्ड सेस्टेट, क्वार्टर्स, कॉपलेट या क्वार्टरन. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वार्टरन बोला जाता है जो कि 4 लाइन की कोई स्टैंजा होती है, एक स्टैंजा में 4 लाइंस जिसमें होती हैं उसको हम क्वार्टरन्स बोलते हैं. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 278. द टर्म स्ट्रीम ऑफ consciousness used in the book of William James, that is principles of the psychology. That is option B is the answer of the question. 279. comic relief implies. comic relief क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है. a short humorous episode interrupting a tragedy, that is called comic relief. किसी ट्रेजेडी मीन्स किसी एक सीरियस प्ले में जब एक तरीके का ह्यूमरस एपिसोड इंक्लूड किया जाता है बिटवीन द एक्ट्स, बिटवीन द सीन, तो उसको उस जो एक सीक्वेंस होता है, जो एक फ्लो होता है ट्रेजेडी का या सीरियसनेस का, उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए उसको हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं. और इंटरल्यूड में इसी तरीके से इंटरल्यूड जो होता है वो नॉवेल्स में आता है. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन. मिरेकल प्लेज डील्ड विद. ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा. द लाइव्स एंड ऑफ सेंट्स एंड मार्टायर्स. जो सेंट्स और शहीद होते हैं उनके लाइफ से रिलेटेड उनकी जो एक जो जीवन उनका होता है उस पे जो प्लेज लिखे जाते हैं वो मिरेकल प्लेज बिलोंग होते हैं. 281 क्वेश्चन है. अ वर्ड हैविंग वन सिलेबल इज नोन एज. तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसिलेबल. ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. 282 क्वेश्चन है. A stanza of 8 lines in iambic pentameter is known as Ottawa rhyme, terza rhyme, rhyme royal या आपका है none of these. एक स्टैंजा जिसमें 8 लाइंस होती हैं और वो iambic pentameter के फॉर्म में लिखी जाती हैं उसको हम बोलते हैं Ottawa rhyme. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 283 क्वेश्चन है. 6 iambic feet of 12 syllables iambic lines is known as. चौसरियन, अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात किया था. चौसरियन स्टैंजा बोलते हैं, अलेक्जेंड्रियन बोलते हैं, स्पेंसेरियन स्टैंजा बोलते हैं या हमारा शेक्सपियरियन स्टैंजा. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा. देखिए स्पेंसेरियन स्टैंजा भी बोल दिया गया है यहाँ ऑप्शन में, बट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि 6 iambic feet और 12 syllable की बात हो रही है, iambic लाइन की बात हो रही है. एक लाइन में 6 iambic feet और उसके साथ साथ मतलब 6 iambic feet या 12 syllables होते हैं, उसको किस नेम से जाना जाता है? वो अलेक्जेंड्रियन के नेम से जाना जाता है. चौसरियन स्टैंजा में 7 लाइंस होती हैं. शेक्सपियरियन स्टैंजा में आप जानते हो उसमें 14 लाइंस में लिखी जाती हैं. इसके साथ ही साथ यहाँ पे स्पेंसेरियन स्टैंजा की बात की तो उसमें 9 लाइंस होते हैं पूरे. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे. 284. हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैलेंसी. और ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट आंसर है. रस्किन is the correct. John Ruskin is the correct answer. Option D. 285. A line of a verse having one foot only is known as. That is called monometer. ऑप्शन 1 फुट जिसमें होता है, 1 सिलेबल की बात हमने की थी तो उसमें हमने मोनोसिलेबल उसको बोलते हैं, बट यहाँ पे 1 फुट की बात हो रही है वर्ड्स लाइन में, किसी लाइन में,
तो उसको हम मोनोमीटर बोलेंगे। 286 को देखते हैं, अ लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैव 5 फीट लीज। मोनोमीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर या नन ऑफ दिस। और आप सभी जानते हो एक लाइन में, एक वर्ड्स लाइन में जब 5 फीट होते हैं मीन्स 10 सिलेबल्स होता है। 5 फीट कहीं लिखा जा सकता है या और 10 सिलेबल्स, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो हमारा पेंटामीटर होगा। ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। द हेरोइक कपलेट जनरली इज इन iambic diameter, in iambic trimester या iambic pentameter या iambic tetrameter। बात यहाँ पे हो रही है कि क्वेश्चन है कि हेरोइक कपलेट जो होता है वो जनरली किस फॉर्म में लिखा जाता है, उसका स्टैंजाइक पैटर्न क्या होता है, ये आपको बताना है। 2005 टीजीटी के पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा होगा। हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे, आप जल्दी से इसका आंसर भी करिएगा कमेंट सेक्शन में और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हीरोइक कपलेट जो होता है जिसमें दो लाइंस जो होती हैं एक दूसरे से राइम्स करती हैं, टू लाइंस ए या बी के फॉर्म में ये हो सकती हैं आपकी, ठीक है। इसके साथ ही साथ आयम्बिक पेंटामीटर होता है जिसमें 5 आपके यहाँ पे यूज होते हैं, 5 मीटर्स में 10 सिलेबल्स होते हैं। पहला जो होता है अनस्ट्रेस, फॉलोड बाय, फिर यहाँ पे आपका स्ट्रेस आता है, ठीक है। ये हमारा स्टैंजा पैटर्न होता है आयम्बिक पेंटामीटर का और हेरोइक कपलेट जो होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग। मिथ जो वर्ड है ये ग्रीक मिथोस वर्ड से निकल के आया हुआ है जिसका मतलब होता है, जो सिग्निफाई करता है किसको, इमेजिनेशन को, चिल्ड्रन स्टोरी को, या स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड, या आपका है ऑप्शन डी कैरेक्टर्स फ्रॉम दी पास्ट। तो ये आपका कौन सा इसका आंसर सही होगा, तो ऑप्शन सी इसका भी आंसर सही होगा। मिथ जो आप बोलते हैं किसी भी मिथ से रिलेटेड, मीन्स ये एक मिथ है, मीन्स ये एक स्टोरी या एक प्लॉट है या ट्रू या इन्वेंटेड, ऐसा कोई कथन है, ऐसा कोई एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसके बारे में हम अभी तक उस चीज को फॉलो करते हैं या उसी के बिहाफ पे हम उसको फॉलो करते हैं, उसको मिथ बोला जाता है, जो कि ग्रीक मिथोस वर्ड से निकल के आया हुआ है। और इसका क्या मतलब हुआ, स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड। कोई स्टोरी या प्लॉट हो सकती है जो कि आपका ट्रू हो सकता है या उसको किसी ने बनाया हो या इन्वेंट किया हो, ऐसी कोई स्टोरी हो सकती है। जैसे हमारा है कि कोई भी हम शुभ काम कब करते हैं, किसी शुभ मुहूर्त में करते हैं, ये एक मिथ है आपका कि शुभ मुहूर्त में शुभ काम करना चाहिए। जैसे ये पुराने टाइम से ही चला आ रहा है और वो चीजें हम अभी तक फॉलो करते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ अ मिथ। नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन, पैथेटिक फैलेंसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय। 2005 के पेपर में ये पूछा गया है और इसका क्या आंसर होगा ये जल्दी से मुझे बता दीजिए आप सभी। ऑप्शन ए शेक्सपियर इन 1591, जॉन रस्किन इन 1856, ओलिवर गोल्डस्मिथ इन 1761 या कार्लाइल इन 1823। तो फ्रेज वर्ड जो था ये फ्रेज पैथेटिक फैलेंसी ये किस ईयर में इन्वेंट हुआ या किसने इन्वेंट किया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जॉन रस्किन के थ्रू 1856 में ये इन्वेंट किया गया है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हेरोइक ड्रामा वॉच अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू। 2005 का ही क्वेश्चन है टीजीटी का। आपको बताना है कि जो ये हेरोइक ड्रामा है ये स्पेसिफिकली जो फॉर्म है इसका किस में यूज हुआ है हेरोइक ड्रामा। ऑप्शन ए एंग्लो सैक्सन हेरोइक पीरियड, ऑप्शन बी रोमांटिक पीरियड, ऑप्शन सी रेस्टोरेशन पीरियड, ऑप्शन डी एलिजाबेथन पीरियड। और इस नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का 2005 के पेपर्स में जो पूछा गया है उसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसमें ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रेस्टोरेशन पीरियड में जो टाइम था जॉन ड्राइडेन का, हेरोइक ड्रामा बेन जॉनसन, इन सब टाइम ड्यूरेशन में ये इंपॉर्टेंट जो ड्रामेटिस्ट थे इन्होंने हेरोइक ड्रामा का यूज करा हुआ है। मेनली जो स्पेसिफिक फोकस होता था ये हेरोइक सब्जेक्ट मैटर पे ऐसे ड्रामाज लिखे जाते थे, वैल्यूर से रिलेटेड लिखे जाते थे, जिसमें एक तरीके का करेजियस जो हीरो होता था उससे रिलेटेड ड्रामाज होते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में इन ऑप्शन में कोई एक जो है नॉवेल वो एपिस्टोलरी नॉवेल है। एपिस्टोलरी नॉवेल कौन सा होता है, जो कि लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है।
लेटर के फॉर्म में जो नॉवेल लिखे जाते हैं उनको हम एपिस्टोलरी नॉवेल बोलते हैं। तो आपको आंसर बताना है, दैट इज पामेला और वर्चुअल रिवॉर्डेड, या बिल ब्लास, या ऑप्शन सी द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स, या ऑप्शन डी मॉल फ्लैंडर। तो आंसर इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए पामेला, जिसको सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा है। सैमुअल रिचर्डसन इज द नॉवेलिस्ट जिन्होंने ये नॉवेल लिखा है, और ये नॉवेल किस फॉर्म में लिखा गया है? एपिस्टोलरी नॉवेल इसको रिगार्ड किया जाता है। एक लेडी जो पामेला लेडी है, जो कि वर्चुअस लेडी है, उसके कैरेक्टर को यहाँ पे कैरेक्टराइज करते हुए ये नॉवेल लिखा गया है। क्लियर हुई चीजें अभी तक? नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्क्रीन पे आप सभी के रहा, जो कि 2006 के पेपर में टीजीटी के पूछा गया है। पन इज अ, पन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? पन इज, इट इज ऑपोजिट वर्ड या फनी वर्ड होता है, अ प्ले ऑन वर्ड्स या आइडेंटिकल वर्ड्स। ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ प्ले ऑन वर्ड इज कॉल्ड पन, जो कि आपको बहुत से ड्रामाज में ये देखने को मिलेगा। ड्रामाज में जो राइटर्स होते हैं वो यूज करते हैं कि किसी ऐसे वर्ड से ऐसे तरीके से वो उसको प्रेजेंट करते हैं जैसे लगता है उससे एक तरीके का खेल रहे हो, या एक तरीके का ये यूज करते हैं उस तरीके के वर्ड्स को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड्स लिब्रा इज, वर्ड्स लिब्रा इज ये क्या है? 2006 में पूछा गया है ये। कोलोफोन, क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म या राइम्ड फॉर्म? और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा होगा। ओपन फॉर्म होता है वर्ड्स लिब्रा, जो बोलते हैं इसको वर्ड्स लिब्रा, दैट इज कॉल्ड ओपन फॉर्म। जैसे वर्ड्स जो आपका होता है अनराइम्ड चीजें होती हैं, कपलेट्स होते हैं, लाइंस होती हैं, उसको हम वर्ड्स लिब्रे बोलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दैट इज ओपन फॉर्म। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि स्क्रीन पे है। द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ द डिकंस्ट्रक्शन इज, डिकंस्ट्रक्शन एक मूवमेंट था, आपको बताना है इसके ओरिजिनेटर का नेम क्या था? जैक्स डेरिडा, मार्टिन हेडगर, सिगमंड फ्रॉयड या फ्रेडरिक नीत्शे? Who is the originator of the deconstruction theory, deconstruction movement? That is option A, Jacques Derrida. We have the correct answer, option A, Jacques Derrida है। 2006 में ये पेपर में पूछा गया है टीजीटी के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से सेशन को हम करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। 21 तक के 2021 तक के जो अभी लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब का डिस्कशन होगा। इसके पहले के पेपर्स में भी जो भी पूछे गए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए बहुत डिले नहीं करते हैं हम। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, द रेगुलर ओड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ। ऑप्शन ए पेट्रार्क, ऑप्शन बी शेले, ऑप्शन सी टाटा, ऑप्शन डी पेंडायर। जो रेगुलर ओड्स हैं वो किसका क्लोज इमिटेशन है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, जिसको हम पेंडेरिक ओड के नेम से जानते हैं। पेंडेरिक, देखिए 3 तरीके के होते हैं ओड, पेंडेरिक ओड, होरेशियन ओड एंड साथ ही साथ इरेगुलर ओड, जिसको हम मॉडर्न एड बोलते हैं, मॉडर्न ओड भी या मॉडर्न ओड। ठीक है, ये हमारा होता है 3 तरीके के ओड। ठीक है, तो जो आपका आएगा जो रेगुलर ओड्स होते हैं वो क्लोज इमिटेशन किसके हैं? पिंडायर के, पिंडेरिक ओड जिनको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 10, नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम। नोवेला जो वर्ड है जिससे नॉवेल बना हुआ है, आपको उसका बताना है कि ये कौन सा फॉर्म है वर्ड का, कि मीन्स किस लैंग्वेज से ये नोवेला वर्ड जो है वो मिलता है। ऑप्शन ए इंडियन लैंग्वेज, फ्रेंच, इटाली या नन ऑफ द अबव। और इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, इटाली वर्ड। दिस इज ऑप्शन सी, इटालियन वर्ड। ओके, नोवेला इज अ इटालियन वर्ड, दिस इज फ्रॉम द वर्ड इटाली। नेक्स्ट नंबर 11 क्वेश्चन, पोएटिक जस्टिस वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2006 में पूछा गया है टीजीटी में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो पोएटिक जस्टिस जो टर्म है वो किसने क्वाइन किया हुआ है? सैमुअल जॉनसन, जेफरी लीच, जॉन ड्राइडेन या थॉमस राइमर। और बहुत इजी आंसर है इसका, आपने बहुत बारी प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ा होगा, बहुत बारी आपने बुक में भी पढ़ा होगा। ऑप्शन सी हमारा, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, थॉमस राइमर। ओके,
थॉमस राइमर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11, जो कि स्क्रीन पे है आप सभी के। नंबर 12 क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, इनफॉर्मल एसेज इज ऑल्सो नोन एज। देखिए एसेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्म ऑफ पोएट्री की बात कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ जो लिटरेचर है उसकी भी बात करेंगे, लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मोमेंट्स में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा है इनफॉर्मल एसेज जो अदर नेम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है फनी एसेज बोलते हैं, फेमिलियर एसेज बोलते हैं, स्कॉलरली एसेज बोलते हैं, या इम्पर्सनल एसेज बोलते हैं। तो उसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड स्कॉलरली एसेज। ऑप्शन सी इज द correct answer. Informal essays is also known as scholarly essays. Okay, next number 13 question है, epic is a literary term हमारा आया है यहाँ पे क्वेश्चन, literary term से रिलेटेड है। epic क्या है? It is a story of a battle, या ऑप्शन बी it is a long narrative poem on a serious subject, ऑप्शन सी a dramatic monologue, ऑप्शन डी भी यहाँ पे a dramatic monologue दे दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक लॉन्ग पोयम होती है जो कि किसी सीरियस सब्जेक्ट मैटर पे लिखी जाती है। ऑप्शन बी अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम ऑन अ सब्जेक्ट सीरियस सब्जेक्ट मैटर, दैट इज कॉल्ड एपिक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 13 के बाद 14 क्वेश्चन है, एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले, एन एक्टिंग कैटेगरी इन अ प्ले, चैप्टर ऑफ अ प्ले, या एक्टिंग बाय एक्टर्स। तो एक्ट क्या होता है इसका बताइए। आप एक्ट किस में पढ़ते हो? स्पेसिफिकली ड्रामा में पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा लिटरेरी टर्म्स यहाँ पे फॉर्म से आ चुका है। ये क्वेश्चन एक्ट जिसमें हम बात करते हैं, कभी प्लॉट भी आपसे पूछ सकता है, कभी आपसे सेटिंग पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो एक्ट जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए उसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा जिसमें हम बोलते हैं अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। एक्ट बेसिकली जो था वो ट्रेडिशनल अगर वे की बात करें तो 5 एक्ट्स में प्लेस को डिवाइड किया जाता था, ठीक है, ये था। लेकिन मॉडर्न टाइम में आपके 2 एक्ट में भी बनते हैं, 3 एक्ट में भी प्लेस लिखे जाते हैं, बट ये होता है डिवीजन होता है, जो कि स्टोरी होती है, प्लॉट होती है, उसका और एक्शन का डिवीजन स्पेसिफिकली बोलते हैं, उसको हम एक्ट बोलते हैं। और एक्ट में क्या होता है? सीन्स इंक्लूडेड होते हैं, फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, थर्ड सीन, फोर्थ सीन, फिफ्थ सीन एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे हो सकते हैं आपके। तो एक्ट का जो मतलब होता है वो डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन, दी सोनेट इज पोयम ऑफ। 2009 TGT के पेपर में पूछा गया है। सोनेट क्या होता है? इजी क्वेश्चन है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, तो इसके डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे। क्या है? ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। 14 लाइंस की पोयम होती है सोनेट। ओके, सोनेट इज अ पोयम ऑफ दी 14 लाइंस। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 14 लाइंस की पोयम्स लिखी जाती हैं सोनेट्स का। ग्रेट सोनेटियर शेक्सपियर, जॉन मिल्टन ने भी सोनेट्स लिखे हुए हैं। तो ऐसे सोनेट्स जो कि 14 लाइन में, ऐसी पोएम जो कि 14 लाइंस में लिखी जाती है, वो हमारे सोनेट्स कहलाते हैं। और सोनेट्स में हमारे पास जैसे पेट्रार्कन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, स्पेंसरियन सोनेट्स हैं। तो ऐसे कैटेगराइज किया गया है सोनेट्स को। नेक्स्ट नंबर 16 क्वेश्चन, एलेजी बिगैन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज। एलेजी बिगैन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि एलेजी को ऐसे एलेजी पोएम क्यों बोला जाता है। ऑप्शन ए इट वाज रिटन इन एलेजाइक मीजर, ऑप्शन बी इट वाज अ पोएम ऑफ सॉरो, ऑप्शन सी है इट वाज रिटन बाय राइटर्स ऑफ एलेजीज, ऑप्शन डी सम एक्सपर्ट क्रिटिक्स नेम्ड इट सो। तो कौन सा एलेजी का जो होगा कि एलेजी पोएम क्यों बुलाई जाती है इस पोएम को, तो वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो पोएम्स होती हैं ये सॉरो पे बेस्ड ऑन होती हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। इट वाज अ पोएम ऑफ सॉरो। एलेजी पोएम के एग्जांपल की बात करें, लिसिडास वी हैव द फाइन एग्जांपल। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो अदर पोएम्स है जैसे एलेजी रिटन इन कॉन्ट्री चर्चयार्ड, एडोनिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स जो कि एलेजी में लिखी गई है, मीन्स किसी अपने लव्ड वन के लॉस पे लिखी गई पोएम्स होती हैं, उनको हम एलेजी पोएम बोलते हैं। और पोएम ऑफ सॉरो इसको बोला जाता है, दुख प्रकट करते हुए जो पोएम्स लिखी जाती हैं, एक्सप्रेस करते हुए जो पोएम लिखी जाती हैं। 17 क्वेश्चन, द नॉवेल इज देखिए जो अभी तक के क्वेश्चंस आपने देखा होगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं जो अभी 2009 तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं। तो नॉवेल क्या है? इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग
ऑप्शन बी वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, ऑप्शन सी वन ऑफ द डिसकार्डेड फॉर्म ऑफ राइटिंग, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसका ए यहाँ पे बी करेक्ट होगा, जो नॉवेल आएगा। नॉवेल क्या होता है? इट इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। नॉवेल स्पेसिफिकली जो आपका हुआ है वो विक्टोरियन एरा की बात करें, रोमांटिक एरा से भी स्टार्ट हुआ, मीन्स बहुत ज्यादा ये बहुत पुराना फॉर्म ऑफ राइटिंग नहीं है जो नॉवेल्स हैं, क्योंकि उस टाइम पे पोइट्रीज या एक डिडैक्टिक पोइट्रीज, एक रिलीजियस पोइट्रीज लिखी जाती थी, ड्रामास भी लिखे जाते थे। और नॉवेल की बात करेंगे तो ये लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है। ओके, नेक्स्ट नंबर 18 क्वेश्चन, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? अ शॉर्ट प्ले, अ नॉवेल, अ पोएम या प्रोज स्टोरी। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है इन चारों में? ड्रामेटिक मोनोलॉग क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो हमारा होगा इट इज अ पोएम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग, बहुत ही फेमस पोएट हैं विक्टोरियन एरा के, जिनको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट के नेम से जाना जाता है इनको इंग्लिश लिटरेचर में। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। व्हाट डू वी कॉल अ पीस ऑफ राइटिंग, जो कि एक सीरियस इमिटेशन होता है किसी एक्शन का, सीरियस होता है और कंप्लीट होता है। ये एक डेफिनेशन भी है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो ये डेफिनेशन भी है। आपको इसका आंसर बताना है। दिस इज पीस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड अ कॉमेडी, अ ट्रेजिक कॉमेडी, अ ट्रेजिडी या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड ट्रेजिडी। और किसने ये डेफिनेशन दिया है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल हैज गिवन दिस डेफिनेशन अबाउट ट्रेजिडी कि ट्रेजिडी ये एक पीस ऑफ राइटिंग होती है जो कि सीरियस इमिटेशन ऑफ एन एक्शन होता है, किसी एक्शन का इमिटेट किया जाता है और वो सीरियस और कंप्लीट होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, अलूजन इज। अलूजन की बात हो रही है, क्या है? सिनोनिम ऑफ रेफरेंस, अ सिनोनिम ऑफ पोएट्री। ऑप्शन सी एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और बिना डिले किए हुए नंबर सी पे हम क्वेश्चन पे टिक करेंगे। ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। अलूजन इज अ इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और artistic work, that is called allusion. Okay, 21 we have the question, a ballad is। ballad क्या होता है? It is a short epic, या ऑप्शन बी है short song, a song sung by ballad dancer। ऑप्शन सी इट इज अ फोक सॉन्ग और ओरली ट्रांसमिटेड डीलिंग विद पॉपुलर स्टोरी। ऑप्शन डी है इट इज अ शॉर्ट नॉवेल। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, जो बैलेड होता है, जैसे आपने बैलेड क्या पोएम सुनी है, आपने ला बेले डैम सेंस मर्सी, एंशिएंट मैरिनर, ये इंपॉर्टेंट बैलेड पोएम्स हैं। और आपको इसका जो करेक्ट आंसर करना होगा वो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे, क्योंकि ये एक फोक सॉन्ग होता है जो कि एक देसी तरीके का जो सॉन्ग्स होते हैं, ओरली ट्रांसमिट किए जाते हैं, ये ओरली एक्सप्रेस किए जाते हैं। पॉपुलर स्टोरी, किसी पॉपुलर स्टोरी जो बैलेड किसी हीरो की, किसी वैल्योर करेजियस हीरो की स्टोरी को डिपिक्ट करते हुए या एक्सप्रेस करते हुए वो जो फोक सॉन्ग गाए जाते हैं उनको हम बैलेड बोलते हैं, और ये बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री है। अगला क्वेश्चन है नंबर 22, डेनाउनमेंट इज रिलेटेड टू। डेनाउनमेंट किससे रिलेट करता है? इट इज ऐसे, एन ऐसे मीन्स डेनाउनमेंट इज अ फॉर्म ऑफ जो आपका होता है जो स्टोरी, जिसमें आप क्या देखते हो, जैसे आपका ये होता है कि जिसमें वो कंक्लूजन होता है, उसमें साथ ही साथ एक रेजोल्यूशन होता है। तो आपको बताना है कि इट इज अ रिलेटेड टू ऐसे, डेनाउनमेंट ऐसे में आता है, लिरिक पोएट्रीज में होती है, प्ले में होती है या एलेजी में होती है। बट इसका जो करेक्ट आंसर हो वो हमारा ऑप्शन सी होगा। डेनाउनमेंट किससे रिलेट करता है? प्ले से रिलेट करता है, चाहे वो कॉमिक प्लेस होते हैं चाहे वो ट्रेजिक प्लेस होते हैं, जहां पे एक तरीके की जो समाप्ति की तरफ जो चीजें होती हैं प्लेस में, तो वो हम डेनाउनमेंट उसको बोलते हैं। आपका इसमें आता है क्या? इसमें आपका क्लाइमेक्स आता है, एंटी क्लाइमेक्स आता है, एक बिगिनिंग आती है और रेजोल्यूशन आता है, और डेनाउनमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्ले। ओके, तो ऑप्शन सी को करेक्ट हम करेंगे। 23rd क्वेश्चन है, एन एकोलॉग इज। एकोलॉग क्या होता है? बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, थोड़े से आपके डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में मैं इसको रिगार्ड करूंगी।
एकोलॉग क्या बोलते हैं? लॉन्ग पोएम होती है, पेस्टोरल पोएम्स होती हैं, शॉर्ट पोएम्स होती हैं या शॉर्ट डायलॉग होती हैं। इकोलॉग अगर आता है तो आप ऑप्शन बी मींस जहां पे भी आपका पेस्टोरल होगा जिस भी ऑप्शन में उस पे आप टिक करोगे। ये पोएम्स जो होती हैं पेस्टोरल पोएम्स, इनको इकोलॉग भी बोला जाता है, इकोलॉग पोएम्स बोलते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज रिलेटेड टू दी पेस्टोरल पोएम्स। ओके, सो हियर वी हैव द नंबर क्वेश्चन नंबर 24 जो कि 2010 टीजीटी के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन है टू यूज अनदर पर्सन्स थॉट वंस ओन इज कॉल्ड, मीन्स किसी दूसरे के थॉट को अपना, उसको यूज करके उसको अपना बोलना, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, पैंथेइज्म, पैरोडी या सिलोगिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वी हैव द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन। किसी दूसरे की चीजों को जब हम यूज करते हैं और उसको बोलते हैं कि ये मैंने खुद ने बनाया हुआ है, तो वहां पे उसको प्लेजरिज्म बोलते हैं, मतलब इसको साहित्य की चोरी बोलते हैं। ये चीजें कहलाती हैं, उस इंसान को प्लेजरिस्ट बोलते हैं। तो ये किसके लिए स्पेशली जाता है? चौसर के लिए ये स्पेशली बोला जाता है कि चौसर ने दूसरों की चीजों को कहीं ना कहीं से यूज करा हुआ है, उनकी चीजों को, और उसको अपना बोला है, तो ये प्लेजरिस्ट बोला जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, वो चौसर को बोला जाता है। Number 25 question we have on the screen. A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the novel or pathetic achieves the ludicrous is best expressed by the term. ये question है, इसको पढ़ना पड़े, मतलब ये थोड़ा सा पढ़ने वाला question है, फिर आप इसको समझोगे। तो इसको क्या, एक sudden ridiculous जो डिसेंट होता है फ्रॉम द एक्सॉल्टेड टू द कॉमन प्लेस या ऑर्डिनरी प्लेस के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कॉमिक रिलीफ बोलते हैं, बैथॉस बोलते हैं, मेलोड्रामा या पैराडॉक्स। तो ऑप्शन बी उसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज कॉल्ड बैथॉस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज बीन क्वाइंड बाय। ये क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, 2010 टीजीटी के पेपर में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है, फ्रेज है, इसको किसने क्वाइन करा हुआ है, मींस किसने इसको खोज निकाला हुआ है? एजरा पाउंड, वॉल्ट विटमैन, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म वाज क्वाइंड बाय टी.एस. इलियट, द ग्रेट मॉडर्न पोएट एंड क्रिटिक। टी.एस. इलियट ने इसको, थॉमस टर्न इलियट ने इसको निकाला था, खोजा था इस फ्रेज को, जिसको हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, लेट अस गो देन यू एंड आई when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. This lines have been written in, किस फॉर्म में इस लाइन को लिखा है और इसके साथ साथ किसने लिखा है ये भी बताइएगा मुझे। तो ये लाइन बहुत ही फेमस लाइन है, ओपनिंग लाइन है पोएम की, लेट अस गो देन यू एंड आई। ये लाइन जो है ओपनिंग लाइंस हैं। तो आप बताइए ये जो लाइंस लिखी गई है या ये पोएम लिखा गया है, ये अनराइम्ड वर्ड्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, आइम्बिक मीटर में लिखा गया है या फ्री वर्ड्स में लिखा गया है? ये किस में लिखा गया है? ये लिखा गया है ऑप्शन डी, फ्री वर्ड्स में, मींस बिना किसी स्टेंजाइक पैटर्न को फॉलो करते हुए फ्री वर्ड्स में ये पोएम लिखी गई है। और ये पोएम कौन सी है, किसकी है? टी.एस. इलियट की पोएम है। कौन सी पोएम है? द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफॉर्ड, ये है पोएम का नेम, जे. एल्फ्रेड प्रूफॉर्ड। ओके, दिस इज द पोएम जहां से ये लाइन ली गई है। और ये पोएम किस में लिखा गया है? फ्री वर्ड्स में ये पोएम पूरी लिखी गई है। और इसकी जो ओपनिंग लाइन है वो है लेट अस गो यू एंड आई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 28, फिर से अलूजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है जो कि हमने अभी डिस्कस करा था 2000 आई थिंक 6 के पेपर में, और फिर से ये हमारा 2010 के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और इसका करेक्ट आंसर आप सभी ने जो दिया होगा वो ऑप्शन सी दिया है। Allusion means an indirect and passing reference to an event, person, place or artistic work. Next number 29 क्वेश्चन स्क्रीन पे है। कैथारसिस, कैथारसिस किससे रिलेट करता है? इट इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, इट इज रिलेटेड टू कॉमेडी एंड इज रिलेटेड टू सोनेटियरिंग या इज रिलेटेड टू फेयर्स। तो इसका जो कैथारसिस की बात करते हैं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन ए मींस दिस टर्म इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, जो कि एरिस्टोटल के एग्जाम्पल, एरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी में दिया गया है, कैथारसिस होता है। एंड
साथ ही साथ आपका यहाँ पे बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो कि ट्रेजिक वर्क लिखते हुए या ट्रेजिक जो ड्रामा होते हैं उसका यूज होता है, नागोनोरेसिस होता है, पेरिपीटिया होता है, कैथेरसिस है, ऐसे टर्म्स जिसे हमने अभी डिनाउनमेंट की बात की थी वहां पे, तो उसी से सेम से ऐसे रिलेट करता है ये, और ये ट्रेजिडी से रिलेट करता है कैथेरसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोरस। कोरस क्या होता है, ये 2010 में पूछा गया है। इट इज अ ब्रांड ऑफ राइटिंग इंक, is a group of singers in drama, is a group of beautiful actresses या is a group of DJ dancers। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोरस क्या होता है, मीन्स आप जानते हो कि सिंगर से रिलेटेड जो ग्रुप में चीजें गाई जाती हैं, गाना कोई गाया जाता है, सॉन्ग गाया जाता है, तो उसको हम कोरस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रुप ऑफ अ सिंगर इन ड्रामा, स्पेसिफिकली कोरस का यूज जो होता है वो ड्रामा में होता है, जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं जो किसी प्ले को इंट्रोड्यूस करते हैं या बताते हैं कि इस प्ले में क्या क्या होने वाला है, कोई फ्रेज या कोई सॉन्ग ऐसा उससे रिलेट करता हुआ, उसकी स्टोरी से रिलेट करता हुआ उसमें जब इंक्लूड किया जाता है किसी ड्रामा में, तो वो जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं उनको कोरस बोला जाता है। 31 क्वेश्चन है, कॉमिक रिलीफ एम्प्लाइज। कॉमिक रिलीफ क्या एम्प्लाई करता है, इसका कनेक्शन किससे होता है, द इंटरवल इन द प्ले और फिल्म, a hilarious comedy, a short humorous episode interrupting a tragedy, या the effect of catharsis। What is comic relief? क्या है, ऑप्शन सी, a short humorous episode interrupting a tragedy। ट्रेजिडी में जब बहुत सीरियस इंसिडेंट्स होते रहते हैं या सीरियस जो आपकी जो इवेंट्स हैं या स्टोरीज है जो सीरियस वे में चलती रहती है, तो वहां पे एक तरीके का बहुत ही शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसमें इंक्लूड किया जाता है, वो भी किसी फनी कैरेक्टर के थ्रू, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो कि ऑडियंस के अंदर एक तरीके से ह्यूमर क्रिएट करती है, उनको एक लाफ्टर प्रोवाइड करती है, एक रिलीफ प्रोवाइड करती है, उसी को हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। एंड स्पेसिफिकली ये किस कब होता है, किसी भी ट्रेजिक प्ले में होता है जब सीरियस इंसिडेंट्स उसमें चलते रहते हैं, उसमें होते रहते हैं, सो दैट की जो ऑडियंस होती है वो बहुत बोर्ड फील ना करें सीरियस जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं या स्टोरीज के थ्रू, तो वहां पे उनको एक ह्यूमरस एपिसोड या एक शॉर्ट ह्यूमर इंट्रोड्यूस किया जाता है उसी टाइम पे, तो उसको हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। 32 क्वेश्चन है, मॉरलिटी प्लेज वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं एग्जाम में। जो मॉरलिटीज प्लेज होते हैं वो कब इंट्रोड्यूस प्रोड्यूस हुए हैं, वो ऑप्शन ए मींस 15th एंड 16th सेंचुरी में, जो कि टाइम ड्यूरेशन था, अगर हम एलिजाबेथन एरा की बात करते हैं तो उससे थोड़ा सा मेडिवल जो ड्रामा था, मेडिवल ड्रामा की बात करते हैं, मॉरलिटी एंड मिरेकल एंड आपका जो प्ले है वो इसी टाइम ड्यूरेशन में लिखे गए हैं जो मेडिवल ड्रामाज में जाने जाते हैं, तो उसमें मॉरलिटी प्लेस जो थे वो 15th एंड 16th सेंचुरी में प्रोड्यूस हुए थे। नंबर 33 क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग्स टू द फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री। फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री से कौन सा पोएट इसमें से बिलोंग करता है, आपको उसका आंसर देना है। एडमंड स्पेंसर, जॉन कीट्स, टी.एस. इलियट या डीजी रॉस्टी। तो इसका क्या आंसर है, ऑप्शन डी आंसर है इसका, डीजी रॉस्टी इज द करेक्ट आंसर। डीजी रॉस्टी कहां से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे आपके जो कि था आपका प्री रेफेलाइट, प्री रेफेलाइट मूवमेंट से ये बिलोंग करते थे। और ये फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री एक इनका कैरेक्टरिस्टिक था जब ये पोएट्रीज लिखते थे, मींस वहां पे मेडिवल जो आर्ट एंड लिटरेचर था उसको भी ये इम्प्लीमेंट करते थे अपनी पोएट्री में। प्री रेफेलाइट जो प्री रेफेल के बिफोर का जो टाइम था उस तरीके के आर्ट एंड लिटरेचर को बहुत ज्यादा ये पसंद करते थे। और डीजी रॉस्टी जो थे वो पोएट इसी से बिलोंग करते हैं, इसी स्कूल ऑफ पोएट्री से, जो कि एक इंपॉर्टेंट मेंबर है प्री रेफेलाइट मूवमेंट के। क्रिस्टीना रॉस्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द प्री रेफेलाइट मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है 34, ब्यूकोलिक रेफर्स टू। ब्यूकोलिक क्या बोला जाता है, अभी हमने इकोलॉग की बात की थी और उसी से मिलता जुलता ये हमारा है। बुकोलिक refers to the poets who wrote in praise of wine, the poets who wrote pastoral poetry, the poet who imitated poem, या ऑप्शन डी है the poet who imitated Wordsworth। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, वो पोएट्स जो पेस्टोरल पोएट्रीज लिखा करते थे उनको हम बुकोलिक बोलते हैं। बुकोलिक refers to the poets who wrote pastoral poetry। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नंबर 35 है, एन अलेक्जेंड्रिन इज अ वर्स लाइन इन। अलेक्जेंड्रिन जो है वो कौन सी वर्स लाइन है, मीन्स उसमें कितने आपके
syllables होते हैं, an iambic hexameter, an iambic pentameter, and dactylic tetrameter या टॉर्साइक हेक्सामीटर। तो क्या होता है, आपको इसका आंसर बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसकी हम बात करते हैं, वो है हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी, सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आयम्बिक हेक्सामीटर बोला जाता है, अलेक्जेंड्रिक जो वर्ड्स लाइंस होती हैं उनको हम आयम्बिक हेक्सामीटर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें आपके 12 सिलेबल्स होते हैं, ठीक है। ये आपका होता है एक लाइन में आपके इन अ लाइन 12 सिलेबल्स का यूज होता है, इसी को हम अलेक्जेंड्रियन बोलते हैं। और स्पेसिफिकली स्पेंसेरियन स्टेंजा की जो लास्ट लाइन होती थी वो आयम्बिक अलेक्जेंड्रियन बोली जाती थी। और यहाँ पे ये तरीके का, और इसके साथ ही साथ स्काईलार्क जो पोएम हुआ है स्काईलार्क पीबी शेले की, वो भी आपके अलेक्जेंड्रियन में लिखी गई है। एक लाइन में आपके 12 सिलेबल्स होते हैं। हेक्सा का मतलब यहाँ पे 6 के आगे मीन 6, इसमें से A1 6 सिलेबल्स, मीटर जो होता है 6 मीटर्स होंगे, जिसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 36 क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस एस्थेटिक मीन्स। TGT 2013 का क्वेश्चन है। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, सॉरो, ब्यूटी, डिस्पेयर या प्लीजर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ब्यूटी से रिलेट करता है, एस्थेटिक मोमेंट से रिलेटेड जो हम करते हैं, वॉल्टर पेटर का नेम जानते हैं, उसी से रिलेट करता है ये। और एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी, सुंदरता से रिलेट करता है ये। नेक्स्ट नंबर 37, कंप्लीट द सेंटेंस, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, आपको इसको बताना है ये किससे रिलेट करता है। ये ट्रेजिक हीरो मींस ट्रेजेडी से तो रिलेटेड है, लेकिन उसके रिवर्सल फॉर्च्यून को, जो उसके फॉर्च्यून में जो चेंजेस होते हैं फ्रॉम गुड टू बैड, उसको क्या बोलते हैं, कैथारसिस बोलते हैं, एपेस्टिल बोलते हैं, पेरिपीचिया बोलते हैं या पोइजीज। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैथारसिस की बात हमने की थी ना अभी लास्ट आपके क्वेश्चंस थे। व्हाट इज कैथारसिस, किसमें यूज होता है कैथारसिस, वो ट्रेजेडी में यूज होता है। और उसका मतलब क्या होता है, द रिवर्सल ऑफ अ फॉर्च्यून ऑफ अ गुड, ऑफ अ ट्रेजिक हीरो फ्रॉम गुड टू बैड। अच्छे से बुरे के वक्त जो उसका रिवर्सल होता है उसके फॉर्च्यून में, किसी हीरो का, ट्रेजिक हीरो का, उसको हम कैथारसिस बोलते हैं। अगला है 38 क्वेश्चन, व्हाट इज यूफोनी। यूफोनी का मतलब क्या है, इसको बताना है। प्लीजेंट साउंड, सीरियस साउंड, बेटर साउंड या मिक्स साउंड। इफ्यूमिज्म से आप इसको समझ सकते हो, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा, जो कि प्लीजेंट साउंड से रिलेट करता है। यूफोनी बोलते हैं जो कि सुनने में प्लीजेंट लगता है, वो बोला जाता है यूफोनी। नेक्स्ट नंबर 39 क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज्ड द फ्रेज पोएटिक जस्टिस। देखिए अभी क्वेश्चन ये हमने पढ़ा था कि पोएटिक जस्टिस को किसने इन्वेंट करा हुआ है, आपने वो क्वेश्चन पढ़ा था, तो इसका आंसर आप सभी जानते हो, ऑप्शन डी है, थॉमस राइमर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 39 के बाद 40 क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे रहिए। 40 क्वेश्चन का आंसर बताइए, व्हाट इज सॉलिलोक्वी। ऑप्शन ए, एन एक्टर सीक्रेट थॉट्स अटर्ड अलाउड। ऑप्शन बी है सीक्रेट स्पीच। ऑप्शन सी, एक्टर्स स्पीच नॉट टू बी हर्ड बाय ऑडियंस। ऑप्शन डी, एन एक्टर स्पीच मीन फॉर दी अदर, meant for other characters also। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा सॉलिलोक्वी का, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हमारा होगा। सॉलिलोक्वी क्या होता है, एक सीक्रेट, जो एक्टर अपनी सीक्रेट थॉट होते हैं जब वो उसको तेजी से बोलता है, लेकिन सॉलिलोक्वीज में ये होता है कि उसको कोई दूसरा जो कैरेक्टर होता है प्ले का, वो उसको नहीं सुनता है, बस ऑडियंस इसको सुन सकती है। तो ये क्या है, सीक्रेट थॉट। और सॉलिलोक्वी में स्पेसिफिकली वो बताता है आगे का, उसका जो डिलेमा होता है उसको डिस्कस करता है, उसको वो एक्सप्रेस करता है। इसके साथ ही साथ वो आगे की अपनी चीजों को बताता है कि जो आगे मैं करने या क्या वाला हूँ या क्या होने वाला है, इसे एक आइडिया पता लगता है जो ऑडियंस होती है उसको। और स्पेसिफिकली आप सभी हैमलेट की सॉलिलोक्वी टू बी और नॉट टू बी से बहुत अच्छे से फेमिलियर हो, कि जिया जाए कि मरा जाए, ये बात की थी हैमलेट ने सॉलिलोक्वी में, अपने उस सॉलिलोक्वी में। और बहुत सी सॉलिलोक्वीज का यूज हुआ है हैमलेट प्ले में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 वी हैव ऑन द स्क्रीन। 41 क्वेश्चन का आंसर बताइए, व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट। चलिए बताइए इसका क्वेश्चन क्या होगा इस आंसर का। नोबल इन एक्शन, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, वॉल्टिंग एम्बिशन या नन ऑफ द अबव।
विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, नोबल इन एक्शन मीन्स बहुत वो डिले करता है अपने जो एक उसका रिवेंज होता है वो लेने में। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करेक्ट मानेंगे। ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट इज कॉल्ड नोबल इन एक्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अ लिरिक इज, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। लिरिक क्या होता है, उसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। अ लॉन्ग पोएम रिटन इन अ फॉर्म ऑफ एड्रेस, अ पोएम रिटन इन अ प्रेज ऑफ गॉड, ऑप्शन सी a short poem in which the poet expresses his or her intense feelings, personal feelings, या a trimmed song, what is that called? लिरिक जो पोएम्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्शन सी शॉर्ट पोएम्स होती हैं जो कि जिसमें पोएट जो एक्सप्रेस करता है अपनी इंटेंस फीलिंग्स को लाइंस के थ्रू एक्सप्रेस करता है, बहुत ही पर्सनल पोएम्स होती हैं ये लिरिक पोएम्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो लिरिक पोएम्स वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एरा के मैक्सिमम पोएट्स ने ये किया हुआ है, इस तरीके की पोएट्रीज लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे 43 क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस सिंप्लिसिटी स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी रिमार्केबल फीचर्स ऑफ। सिंप्लिसिटी स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी जो है वो किसका रिमार्केबल फीचर है, अगर हम बात करें उसकी, ऑप्शन ए है एपिक की, या ऑप्शन बी बैलेड, ऑप्शन सी ओड, या ऑप्शन डी है सटायर। विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, दैट इज यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा होगा, दैट इज कॉल्ड बैलेड, जो कि सिंपल पोएम्स होती हैं और स्पेसिफिकली ये आपके म्यूजिक इसमें होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड ऑन होती हैं, और साथ ही साथ मेलोडी भी होता है और एक सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करते हुए एक स्टोरी के फॉर्म में ये पोएम्स होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 44 क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप सभी के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेजरिज्म? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, लेकिन फिर 2000 ये आपका 13 में फिर क्वेश्चन पूछा गया है आपका, प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है। पोएटिक बैंक्रप्सी उसमें पूछा गया था कि किससे रिलेट करता है ये, उसको क्या बोलते हैं जो किसी और के वर्क को अपना समझता है और उसको अपना नेम दे देता है, यूज करता है किसी और का वर्क बट उसे अपना नेम दे देता है। और यहाँ पे है प्लेजरिज्म का मीनिंग पूछा जा रहा है, पोएटिक बैंक्रप्सी, या आपका है पोएटिक राइटिंग क्राइसिस, लिटरेरी थेफ्ट, या आपका है ऑप्शन डी रीडिंग प्रॉब्लम। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्लेजरिज्म की बात करते हैं तो हम उसको लिटरेरी थेफ्ट बोलते हैं, कि साहित्यिक चोरी जिसको बोला जाता है, कि किसी के वर्क को यूज करना अपने वर्क में और उसे अपना बोल देना, वो हमारा होता है प्लेजरिज्म। और प्लेजरिस्ट, जैसा मैंने बताया था लास्ट टाइम, कि प्लेजरिस्ट बोलते हैं उस पोएट को जिसने, उस ऑथर को जिसने वैसा काम किया होता है। अगला क्वेश्चन 45 है, सोनेट कंसिस्ट, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है। सोनेट कंसिस्ट ऑब्वियसली ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 14 लाइंस सोनेट में होती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर करेंगे। 46 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस कम्यूज इज। कम्यूज किसका वर्क है, इसको पहले डिस्कस करते हैं, जॉन मिल्टन का। ठीक है, जॉन मिल्टन का ये वर्क है। इसका क्या मतलब होता है, इस कम्यूज इज, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज कम्यूज? इट इज अ मास, इट इज अ पेस्टोरल एलिगरी, इट इज अ पोएटिक लाइन, या इट इज अ फेयर्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इट इज अ मास दैट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन। ओके, कम्यूज इज अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। 47 क्वेश्चन है, व्हाट इज असाइड? 47 क्वेश्चन का आप सभी आंसर करिए। अभी हमने किसकी बात की थी, सोलिलकी की बात की थी। अब देखिए फिर से एक ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा आ गया है, लिटरेरी फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है कि असाइड क्या होता है। इट इज एन एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर। कोई दूसरा एक्टर जो है, जो परफॉर्मेंस हो रही है वो नहीं सुन सकता है, उसको असाइड बोलते हैं, जो कि एड्रेस करके होता है। या सेकंड है एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर सपोज टू हियर। दूसरे एक्टर्स जो होते हैं, जो हैं परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो सुन सकते हैं, ऐसा एड्रेस होता है, असाइड बोलते हैं। लुकिंग बिहाइंड व्हेन वन स्पीक्स, किसी कोई बोल रहा हो उसको पीछे से देखना। या होता है नॉट पेइंग अटेंशन, बिना किसी अटेंशन के बोलना, कि मतलब कोई बात चल रही है और उस पर बिल्कुल अटेंशन न देना, उस पर ध्यान न देना। तो इसका क्या होता है आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन ए, असाइड क्या बोलते हैं,
नॉट सपोज टू हियर, मतलब चुपके से, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई कभी हमारे सामने भी डेली कन्वर्सेशन में ऐसा होता है, कोई बात कर रहा होता है और कोई अपनी बहुत सी चीजें ऐसे बता रहा होता है या बोलता है, तो हम साइड में अपने मन में ही थोड़ा सा मतलब बोलते हैं, वो मुंह से आवाज निकलती है, बट वो क्या होता है, वो दूसरे को समझ में नहीं आती है, सुनाई नहीं देता है। उसको क्या बोलते हैं, असाइड बोलते हैं, एड्रेस इन अ वर्ड दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर। ऐसा सपोज किया जाता है कि दूसरा जो एक्टर है वो उसको सुन नहीं सकता है, तो शायद उसको सुन भी वो सकता है, ठीक है। तो ये सपोजिंग है कि मतलब ऐसा सोचा जाता है कि दूसरा एक्टर जो है वो सुन नहीं रहा है, या जो सामने वाला बंदा, जब मैं असाइड या अपनी वर्ड्स को एड्रेस करके बोल रहा हूँ तो सामने वाला मेरी बात नहीं सुन रहा है, ऐसा सपोज करते हैं, ठीक है, उसको असाइड बोलते हैं। 48 क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी। कंप्लीट द सेंटेंस। डर्ज मीन्स, डर्ज का क्या मतलब होता है? सॉन्ग ऑफ वेडिंग है, सॉन्ग ऑफ प्लीजर, सॉन्ग ऑफ ग्रीफ या सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। विच वन इज द करेक्ट आंसर? और ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इसकी हम बात करेंगे। दिस इज रिलेटेड टू सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, मतलब एक तरीके से डर्ज जो पोएम्स एलिजीज से ही आपका मैचअप करता है, तो सॉन्ग ऑफ ग्रीफ इज रिलेटेड टू डर्ज। ओके, 49 क्वेश्चन का आंसर करिए। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन दी प्रिलूड? द प्रिलूड विच इज अ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ डब्ल्यू विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। आपको बताना है कि इसमें कितने पार्ट्स हैं। 12 मीन्स कितनी बुक्स में ये डिवाइडेड है, एक तरफ से ये है क्वेश्चन हमारा। प्रिलूड जो वर्क है वो 12 बुक्स में डिवाइडेड है, 13 बुक्स में, 14 या 11 बुक्स में। इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रिलूड जो वर्क है वो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है वर्ड्सवर्थ का, और 14 बुक्स में इसको हम डिवाइड किया है वर्ड्सवर्थ ने। 1850 में ये पब्लिश हुआ है, ये इनका वर्क। ओके, 50 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। 50 क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे वो 2013 के पेपर में है, टीजीटी के, और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन जो है वो मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द मोर हेज द लेस स्पीड, ठीक है, द मोर हेज द लेस स्पीड, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें से आंसर क्या होगा। सिमली है, मेटाफर है, आयरनी है या एपिग्राम? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी पे जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज एपिग्राम, जिसको हम देखिए। वैसे इस क्वेश्चन में जो है इसका वैसे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो किसी ऑप्शन में यहाँ पे हमारा पैराडॉक्स होना चाहिए, ठीक है। पैराडॉक्स इसका वैसे करेक्ट आंसर होगा। फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम बात करेंगे, द मोर हेज द लेस स्पीड, इसका फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स होगा कि पैराडॉक्स में जो किसी ट्रुथ के बारे में बात होती है, बट वो जो होती है वो कॉन्ट्राडिक्शन के फॉर्म में होती है, किसी कथन को आप उल्टा करो लेकिन सही बात उसमें बोली जाती है, वो सेंटेंस को हम पैराडॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में पैराडॉक्स मेंशन नहीं है, इसलिए इसका जो आयोग है आपका, उसने जो करेक्ट आंसर किया है वो एपिग्राम किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर नहीं तो ये सबको इक्वली नंबर इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो ये आपका आएगा जो फिगर ऑफ स्पीच, ये पैराडॉक्स होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया है, एपिग्राम है, क्योंकि पैराडॉक्स मेंशन नहीं है, तो इसलिए कोई सा भी आप इसमें करेक्ट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 51 क्वेश्चन 2011 का है। 7 लाइन स्टेंजा यूज्ड बाय मेडिवल पोएट इज नोन एज, दैट इज टर्जारैमा, राइम रॉयल, स्टर्लर राइम या आपका होता है टेट्रामीटर। विच वन इज दी आंसर? 7 लाइन का इस जो स्टैंजा फॉर्म है वो मेडिवल पोएट के थ्रू यूज करा गया है। मेडिवल पोएट का मतलब यहाँ पे हमारा हो गया वो चौसर से रिलेट करता हुआ, और चौसर का जो यूज करा है उसको इन्वेंट किया है वो है हमारा ऑप्शन बी, राइम रॉयल, ठीक है, जिसको हम चौसरियन स्टैंजा के नेम से भी बोलते हैं। अगर चौसरियन स्टैंजा आता है तो उसका भी मतलब यही है, 7 लाइन का स्टैंजा है, तो यहाँ पे स्टैंजा और राइम रॉयल, ठीक है, ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 क्वेश्चन का आंसर करिए। एलिजीज एंड सोनेट्स आर टू टाइप्स ऑफ फिक्शन, पोएम्स, एसेज, बायोग्राफी। बिना डाउट के ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि एलिजीज और सोनेट्स जो होते हैं दैट आर द फॉर्म ऑफ द पोएट्री, पोएम्स के फॉर्म्स हैं, पोएट्री के फॉर्म्स हैं, तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का आंसर करिए।
इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स, लिटरेचर में पॉइंट ऑफ व्यू का जो रेफरेंस है 2011 में पूछा गया है वो किसको रेफर करता है? ऑप्शन ए है whom the character who the main character is, option B who is the telling story, option B the obstacle the main character overcome, option D when and where the story take place। और इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, obstacle the main character overcome, point of view इसको बोला जाता है। और इसमें भी थोड़ा सा डाउट आई थिंक लग रहा है, who is telling the story ये होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नंबर 54 है इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड। फिक्शन में मीन्स किसी नॉवल फिक्शनल वर्क्स में जो ऑथर का मेन आइडिया होता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका मैसेज होता है उसको क्या बोला जाता है? प्लॉट, सेटिंग, थीम या कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि थीम के थ्रू वो बताता है कि किस किस थीम को मैंने इस पोएम में या इस वर्क में, फिक्शनल वर्क में इन्वॉल्व किया हुआ है, और वो थीम के थ्रू अपनी मैसेज एक देना चाहता है कि ये किससे रिलेट करता है ये वर्क। ओके, 55 क्वेश्चन का आंसर करिए। अ स्टोरी दैट एंड्स विद हैप्पी रेजोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स इज कॉल्ड कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, फेयर, सटायर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि वैसे पोएम्स, वैसे वर्क्स या स्टोरी जिसमें एक हैप्पी रेजोल्यूशन होता है, हैप्पी एंडिंग होती है, और उसमें क्या जो मेन कैरेक्टर्स उसको फेस करते हुए हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्शन फेस करने के बाद हैप्पी एंडिंग किसी वर्क की होती है, किसी स्टोरी को, तो उसको हम हैप्पी एंडिंग बोलते हैं। 56 क्वेश्चन का आंसर करिए। अ पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स और 4 लाइन्स ऑफ ए पोएम दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एन यूनिट। किसी पोएम में अगर 4 लाइन्स होती है या कोई एक स्टैंजा है उसमें 4 लाइन होगी, तो उस पोएम को हम क्या बोलते हैं? उस स्टैंजा को हम क्या बोलते हैं? उस यूनिट को क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए कॉपलेट बोला जाएगा, ऑप्शन बी हाइकू, या ऑप्शन सी है क्वाट्रेन, या ऑप्शन डी है लिरिक। तो इसका जो आंसर है वो क्वाट्रेन है, लिरिक नहीं होगा। ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वाट्रेन। क्वाट्रेन का मतलब होता है जो कि 4 लाइन की स्टैंजा होती है। वैसे 3 लाइन को क्या बोलते हैं? 3 लाइन स्टैंजा को, इसको क्वाट्रेन बोलेंगे। 3 लाइन स्टैंजा को बोलेंगे हम टर्सेट। ठीक है, टर्सेट। कॉपलेट 2 लाइन्स को बोलते हैं, 2 लाइन स्टैंजा को कॉपलेट बोलते हैं, इसको कॉपलेट। तो ये कुछ जो यूनिट्स होते हैं स्टैंजास के या लाइंस के, जो यूनिट बोले जाते हैं, उनको हम इस नेम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 57 क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच रिडिकुलस एंड ऑफन स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिली फॉरफेस सिचुएशन दैट इज कॉल्ड फेबल, पैराबल, फेयर्स या सेंटिमेंटल कॉमेडीज। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। वो कॉमेडी जिसमें किसी रिडिकुलस और स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता है किसी सिली फॉरफेस सिचुएशंस के लिए, तो उसको हम फेयर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है 58 क्वेश्चन, द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक अ पिक्चर और कॉन्क्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, प्लेस और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। किसी ऐसी लैंग्वेज का जब हम यूज करते हैं जो हमारे माइंड में एक पिक्चर या कॉन्क्रीट जो सेंसेशन होता है किसी पर्सन, थिंग या प्लेस और एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उसका पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट करता है, तो वो लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए सिंबल, इमेजरी, एफोरिज्म या सिमिली। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी आंसर है, क्योंकि उसको हम इमेजरी बोलते हैं इस तरीके के, और इसको एक तरीके का हम फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच ये हमारा काउंट होता है। 59 क्वेश्चन है, ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग often shows characters of an individual is called aside, anecdote, personification, interior monologue। क्या है? ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग showing character of an individuality is called personification। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ सॉरो स्पेशली फॉर द डेथ इज कॉल्ड, सॉन्ग ऑफ सॉरो स्पेशली फॉर द डेथ इज कॉल्ड सटायर, एपिक, ओड, एलेजी।
और वो है हमारा ऑप्शन डी, एलेजी उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर, ऑक्टेव इज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, देखिए किसी स्टैंजा में आप किसी उसमें देखते हो, जैसे आपका शेक्सपियरियन स्टैंजा है, ए बी ए बी ए बी बी सी डी ई एफ एंड जी जी करके इसका लाइन का आपका सीक्वेंस होता है। और उसी तरीके से ये एक स्टैंजा फॉर्म है जिसको हम पेट्रार्कन स्टैंजा फॉर्म बोलते हैं। तो ऑक्टेव इन इज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, ऑक्टेव में कितनी लाइंस होती हैं? 8 लाइंस होती हैं, 6 लाइंस होती हैं, आपकी 4 लाइंस होती हैं या 10 लाइंस होती हैं? और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 8 लाइंस। ओके, सेस्टेट बोलते हैं, ऑक्टेव में 8 लाइंस होंगी और सेस्टेट बोला जाता है जिसमें 6 लाइंस होती हैं। ठीक है, ये सेस्टेट को 6 लाइंस एंड ऑक्टेव को 8 लाइंस। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑक्टेव में क्या होता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। ठीक है, जो पोएट होता है, सोनेटियर होता है, प्रॉब्लम रिलेट करता है, और उसके बाद सेस्टेट में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नंबर 62 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट कैरेक्टराइज द लेट 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट? 2011 का क्वेश्चन है टीजीटी का। कौन सा वो फ्रेज है जो कि लेट 19 एस्थेटिक मूवमेंट को कैरेक्टराइज करता है, मींस उसका एक तरीके से आप स्लोगन है, आप उसको बताओगे। आर्ट फॉर गॉड शेक, आर्ट फॉर आर्ट शेक, आर्ट फॉर इंटेलेक्ट शेक, या आर्ट फॉर द मैसेज? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आर्ट फॉर आर्ट शेक। दैट इज दी टैग लाइन हम जिसको बोल सकते हैं, ये टैग लाइन है किसका, एस्थेटिक मूवमेंट का। सॉरी, टैग लाइन इज ऑफ द aesthetic movement. Okay, Walter Pater is one of the important members. Strophe, antistrophe, epode form a 3-part structure is called Greek chorus, option B classic ode, medieval ballad या Petrarchan sonnet. तो इसको बोला जाता है ग्रीक क्लासिक ओड। ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, और इसको बोलते हैं क्लासिक ओड, जिसको हम होरेशियन ओड बोलते हैं। ठीक है, होरेशियन ओड। 64 क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ फॉर प्रोज एपिग्राम इज, अल्टरनेटिव नेम जो है वो प्रोज एपिग्राम के लिए उसको क्या बोलते हैं? एफोरिज्म, एपिग्रामिस्पो, एपोथेगम या एपिप्रोसोनियम, विच वन इज दैट? और एफोरिज्म इज द करेक्ट आंसर। एपिग्राम जो एक एफोरिस्टिक या ब्रीफ स्टेटमेंट्स होती हैं, ब्रीफ बट विटी, ब्रीफ बट विटी, जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम, दैट इज कॉल्ड एपिग्राम या एफोरिज्म। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 65 वी हैव द पेट्रार्कन सोनेट का आपको राइम स्कीम बताना है। कौन सा है इसमें करेक्ट, बताइए जल्दी से। जिसमें हम 8 लाइंस प्लस 6 लाइंस में डिवाइड होती है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। ऑक्टेव एंड सेस्टेट में जो डिवाइड होता है पेट्रार्कन सोनेट, उसका राइमिंग स्कीम क्या है? और उसका जो राइमिंग स्कीम है वो है हमारा ऑप्शन सी, ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो पहली लाइन होगी वो 4th लाइन से, सेकंड लाइन 3rd लाइन से, इसी तरीके से दूसरे स्टैंडर्ड में भी चलेगा, पहली 4th लाइन से, सेकंड 3rd लाइन से। फिर हमारा जो आएगा सेस्टेट का जो आता है वो सी डी ई होती है, और वो सी जो लाइन पहला लाइन होता है वो दूसरे स्टैंजा की, जो लास्ट की 6 की लाइंस होती हैं उसकी पहले लाइन से, उसकी दूसरी लाइन उसके दूसरी लाइन से दूसरे स्टैंजा की, और इसकी तीसरी लाइन उसके तीसरी लाइन दूसरे स्टैंजा से, वो हमारा होता है। और पेट्रार्कन सोनेट इसी फॉर्म में लिखा जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट में। ठीक है, 66 क्वेश्चन आप सभी को है। अ फैक्चुअल ऑफ अ पर्सन्स लाइफ examining all available information and text relevant to the subject is called biography, autobiography, elegy, memoir. Which one is that? That is option A. That is called biography. Okay, option A हमारा correct answer है। किसी person की life से factual informations, उसके informations और text से relevant जो subject होता है उसको हम biography करते हैं। biography कोई और ऑथर उससे रिलेटेड, किसी और ऑथर की लाइफ से रिलेटेड उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लिखता है, उसकी लाइफ पे वो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ वो अपनी
चीजों को वो इन्वॉल्व करता है उसकी लाइफ से रिलेटेड अपने वर्क में, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी? एंड ऑटोबायोग्राफी नैरेटिव इट इज कैन नेवर बी कनेक्टेड, मेमोयर डील्स विद, इसका करेक्ट जल्दी से आंसर ही हम करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जो नहीं कनेक्ट करता है वो ऑप्शन ए है, जो कि ऑटोबायोग्राफी के रिगार्डिंग नहीं करेक्ट है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी नैरेटिव नहीं होती है और ये जो स्टोरीज होती है वो कभी कनेक्ट नहीं होती हैं। ये गलत है क्योंकि इसकी ऑटोबायोग्राफी नरेशन में नहीं होता है और इसकी जो स्टोरीज होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब बाकी सभी इसमें से करेक्ट हैं और बस ये ऑटोबायोग्राफी के रिगार्डिंग ये करेक्ट नहीं है। अगला है 68 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू द टर्म नॉवेल रेफर्स? नॉवेल से रेफर करता हुआ जो टर्म है वो कौन सा नहीं है, आपको बताना है। ये 21 के क्वेश्चंस है आई थिंक। प्रोज फिक्शन, अ प्रोज नैरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड अ प्लॉट, अ ट्रीटीज on current social problems, a literary form that is derived from the Italian novella। कौन सा ट्रू नहीं है नॉवेल के रेफरेंस में, द टर्म नॉवेल के रेफरेंस में? तो ऑप्शन सी होगा। ये जो है ये सोशल प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करता है, ऐसा ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इट इज ऑन सोशल प्रॉब्लम्स इस पे नहीं डिस्कस होता है, ऐसा नॉवेल होता है क्योंकि इसमें दिया है सोशल प्रॉब्लम से रिलेट करता है, तो वो नॉवेल नहीं है। बाकी ये प्रोज फिक्शन होता है, कैरेक्टर्स एंड प्लॉट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये इटालियन वर्ड नोवेला से डेराइव किया गया है नॉवेल। ओके, नंबर 69 क्वेश्चन, अ 7 लाइन iambic pentameter stanza rhyming AB AB B C C is called। इसके बारे में हमने बात की थी और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी राइम रॉयल होगा, जिसको हम चौसरियन स्टेंजा के नेम से भी जानते हैं। और इसमें 7 लाइन में एक लाइन में 7 लाइन एक स्टेंजा में होते हैं, in a stanza। Okay, 70 question, which of the following statement is true about closet drama? closet drama के बारे में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है उसको बताना है। तो इसके जल्दी से आंसर की तरफ ही चलते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, क्लोजेट ड्रामा जो होते हैं वो इंटेंडेड टू बी रेड रादर देन टू बी स्टेज इन अ थिएटर। जनरली आप जितने भी ड्रामास पढ़ोगे वो आपके जो होते हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, बट क्लोजेट ड्रामा जो होता है वो हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड ना होकर के उसको सिर्फ रीडिंग के लिए, उसको सिर्फ पढ़ने के लिए किया जाता है। सैमसन अगेनिस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल वी हैव ऑफ जॉन मिल्टन एगोनिस्ट। ओके, जो जॉन मिल्टन का क्लोजेट ड्रामा है। 71 है, गोथिक नॉवेल डिनोट। गोथिक नॉवेल क्या डिनोट करता है, इसका आंसर आपको बताना है और इसमें है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज बीन सेट इन द मिडिल एजेस ऑफन सफिस विद ग्लूमी काशिल। ये हमारा डिनोट करता है गोथिक नॉवेल्स है जिसमें एक मेडिवल सेटिंग्स होती हैं, मिडिल एज की सेटिंग होगी और ऐसा कोई एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है वहां पे उस जगह पे जो कि एक भयानक कैशल होता है, राजमहल किसी ऐसे पृष्ठभूमि पे इस तरीके के नॉवेल्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। 72, any sort of composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view, persuades used to accept the thesis of any subject, simply entertain is called। शॉर्ट कॉम्पोजिशन प्रोज में होती हैं जो कि किसी डिस्कस करते हैं, किसी सब्जेक्ट को किसी मैटर को डिस्कस करते हैं और पॉइंट ऑफ व्यू इस पे उनका एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको ओड ऐसे बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। तो वो हमारा ऑप्शन बी होगा, वो हमारा होता है ऐसे, ठीक है, क्योंकि बायोग्राफी आप सभी जानते हो क्या होता है, किसी और की लाइफ के बारे में जब कोई अदर ऑथर लिखता है उसको बायोग्राफी बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी जब अपनी खुद की लाइफ के बारे में अपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स को इंक्लूड करता है अपने वर्क में कोई ऑथर, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ओड हमारा एक तरीके की पोइट्री का फॉर्म है, तो इसमें ये शॉर्ट कॉम्पोजिशन प्रोज की बात हो रही है, तो वो हमारा ऑप्शन बी इसे आएगा। ओके, 73 क्वेश्चन है, सम स्टेटमेंट्स हैव गिवन हियर फॉर ट्रेजेडी, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ट्रेजेडी से रिलेट करता हुआ, ये 2021 के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, टीजीटी में। तो कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये हमारा 2 and 3 मींस ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ आवर पिटी एंड टेरर, द हमार्शिया बिकम द रीजन ऑफ हिज डिवाइस। मींस एक ट्रेजिक फ्लॉ, जो हमार्शिया ट्रेजिक फ्लॉ होता है उसके कैरेक्टर में, उसकी डिमाइस का मींस उसके पतन का वो
कारण बनता है, और जो ट्रेजिक हीरो होता है वो पेरिपेटिया के थ्रू हमारे अंदर जो होता है वो पिटी एंड टेरर जो होता है वो इवोक करता है। 74 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के रिगार्डिंग कौन से करेक्ट आंसर है आपको बताना है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। और लास्ट ईयर 2021 में बहुत से क्वेश्चंस आपके लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स एंड मूवमेंट से रिलेटेड पूछे गए थे, और ये सभी क्वेश्चंस है अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि 2021 के पेपर में टीजीटी के पूछे गए हैं, और वो सभी आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हैं। तो ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑटोबायोग्राफी के रिगार्डिंग करेक्ट है। ये फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज फर्स्ट मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग द कन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टाइन रिटन इन 4th century, द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी जिसकी बात करते हैं हम, तो दैट वाज द सेंट अगस्टाइन्स कन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टाइन्स, जो कि 4th सेंचुरी में ये लिखा गया है। ये करेक्ट है, बाकी के नहीं करेक्ट हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, इट इज रिटन बाय ग्रेट ऑथर ऑन द लाइफ ऑफ द फेलो ऑथर, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा ऑटोबायोग्राफी नहीं, ये बायोग्राफिकल वर्क होते हैं। तो इसी तरीके से ऑप्शन सी को हम करेक्ट मानेंगे। 75 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेड। बैलेड जो एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है विच वन इज द नॉट मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेड। It tells a story often with a music and accompaniment. It usually deals with a single episode. The story is told through dialogue and action. It is comic in nature. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल भी बैलेड के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं बैठता है, कॉमिक नहीं होता है। बैलेड जो पोएम्स लिखी जाती हैं, और बाकी के तीनों सही हैं आपके कि ये स्टोरी होती है, म्यूजिक इसमें अकम्पनीमेंट होता है, म्यूजिक के फॉर्म में साथ में ये गाया जाता है, ये स्टोरी बताई जाती है। सिंगल एपिसोड्स होता है, मतलब किसी हीरो के या किसी करेजियस इंसिडेंट का एक सिंगल एपिसोड पूरा बताया जाता है, और डायलॉग्स एंड एक्शन के वे में ये स्टोरी जो होती है वो मूव ऑन करती है। 76 क्वेश्चन, अ स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद अ डबल मीनिंग इज पॉपुलरली नोन एज। डबल मीनिंग जो कोई स्टोरी या वर्स या प्रोज में होती है, लिखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सटायर, एलिगरी, फेबल, आयरनी। तो उसका ऑप्शन बी एलिगरी होगा। एलिगरी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। 77 है, द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेशा हैज इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश लिटरेचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लास्ट ईयर पूछा गया है ये। तो ये रेनेशा का इम्पैक्ट अगर हम फुली मानते हैं तो वो फुल इम्पैक्ट इंग्लिश लिटरेचर पे कब पड़ा है? तो वो हमारा 16th सेंचुरी में पड़ा है। तो ऑप्शन डी हमें करेक्ट आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी, जहां पे एलिजाबेथन एरा में यूनिवर्सिटी बिट्स के राइटर, साथ ही साथ शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, बहुत से ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने इस टाइम पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है अपनी इंग्लिश लिटरेचर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंसिस्ट। क्या है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। एक इमेजिनरी स्पीकर होता है जो कि इमेजिनरी ऑडियंस से बात करता है, ऐसा ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम होता है जिसमें ये चीजें होती हैं। एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर, इमेजिनरी या एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि इमेजिनरी ऑडियंस से, काल्पनिक ऑडियंस से बात करता है। 79 क्वेश्चन, फेबल इज अ फेबल जिसको बोला जाता है एपोलॉग, प्रोवर्स, एग्जाम्पलम या पैराबल। तो इसका ऑप्शन ए होगा टीजीटी के पेपर में, तो उससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड बीइंग विद मी ऑन दिस चैनल इंग्लिश जोन।